हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आपके अपने यकीन 2026 बैच में। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रणाम है, नमस्कार है आप सभी लोगों का। आज की सुबह में आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हो आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। बहुत दिनों से आपकी याद सता रही थी। नीट का एग्जाम भी हो गया और फिर भी हम ना मिल पाए। नीट के एग्जाम होने के बाद भी हम लोग की मुलाकात नहीं हो पाई, तो इसलिए आज की हमारी मुलाकात जरूरी भी थी। बताएं कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मेरी आवाज आपको साफ साफ दिखाई दे रही है और सुनाई दे रही है? तो फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर ये बता देंगे कि आपको अपने दादू की आवाज साफ साफ दिखाई दे रही है, क्लियरली दिखाई दे रही है आपको। भाई की आवाज बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है तो बता दीजिए। वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार, बताइए। प्रणाम है, राधे राधे है, गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग। बताइए, आवाज दिखाई दे रही है और वीडियो सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में एक बार अपने दिलों की फुलझड़ियां दिखा दीजिए। अपने दिलों की फुलझड़ियों को एक बार चैट बॉक्स में लाइन लगा दीजिए और ये बता दीजिए कि माट साहब साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। यस सर, दिखाई देने लगे हैं, वेरी गुड। बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। बैकग्राउंड में ऐसी कोई आवाज है क्या? देखो, देखते हैं कैसी आवाज आ रही है। बोलो, कैसी आवाज आ रही है? आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है तो एक बार चेक करवा दीजिए। आप सभी लोग मुझे बता दीजिए कि आवाज में दिक्कत है तो वोटिंग करके बता दीजिए। अगर आवाज सही है तो थम्स को अप करेंगे, आवाज ठीक नहीं आ रही है तो थम्स को डाउन करके अपने इस पोल बाबू को बता देंगे, श्रीमान पोल जी को वोटिंग करके बता दीजिए। वोटिंग लाइनें खुली है 30 सेकंड के लिए। फटाफट से अपने अपने वोटिंग लाइनों में साहब की आवाज को अप या डाउन करके बता दीजिए। बताइए। अच्छा, कूलर जैसी आवाज आ रही है, फैनवा चल रहा होगा इस वजह से। ओ हो, तब तो फिर माट साहब को गर्मी होने लगेगी। एसी का भी आवाज गूंजता बहुत है, क्या करें बताइए। हटा देते, चलो बंद कर देंगे, कोई नहीं, गर्मी में रह लेंगे, आपको पढ़ा देंगे, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो हमने एसी को बंद कर दिया है, एसी की आवाज बंद कर दी है। ठीक है जी, आपके लिए ये भी कोई दिक्कत नहीं। बच्चों ने बोला तो सब ठीक है। फैन बंद हो गया बेटा जी, इन्वर्टर भी बंद हो गया, सब कुछ बंद कर दिया, बस केवल लाइट है, मैं हूं और आप हैं, और हमारे आपके बीच में अब कोई नहीं आएगा। टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, सब ठीक है। बच्चे कह रहे हैं अब सब ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। 85% बच्चों को साफ सुनाई दे रही थी, 14% बच्चों को दिक्कत आ रही थी। कोई दिक्कत नहीं, अब वो भी आवाज मैंने हटा दी है, सब कुछ बंद। अब करते हैं पढ़ाई, बातें करते हैं, ठीक है, और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज अमृतसर में हमला हुआ यार, क्या ही बताएं। माहौल ऐसा हो रखा है, चारों तरफ का माहौल कुछ ऐसा है कि दहशत भरा है। लेकिन जिन लोगों ने जो कुकृत्य किया है, कुकर्म किया है, जो अपराध किया है, उसके लिए देश को कुछ ना कुछ कड़े एक्शन तो लेने ही पड़ेंगे, नहीं तो हमारे देश के लोग ऐसे ही जान गंवाते रहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इधर फोकस करते हैं। बातें कुछ हैं, कुछ बातें ये हैं कि अभी आप सभी लोगों ने नीट का एग्जाम दिया है। नीट 2025 का एग्जाम का पेपर देखा होगा, नहीं पेपर दिया होगा तो पेपर जरूर देखा होगा, और कुछ आपके एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, आपने कुछ अनुभव किया होगा कि मैंने ये एग्जाम एक्सपीरियंस के लिए लिया है। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख करके ये बताइए कि क्या एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का, अपना नीट 2025 के एग्जाम का क्या एक्सपीरियंस रहा, जरा मुझे बता दीजिए। क्या सीखा आपने, क्या सिखा के गया? क्योंकि हर एग्जाम कुछ सिखाता है, हर मास्टर का पर्पस होता है कि अपने बच्चों को सिखा के जाए, लेकिन नीट का एग्जाम भी आपको कुछ सिखाता है। आप मुझे बताएं कि क्या सीखा आप लोगों ने नीट 2025 के एग्जाम से। बताइए, क्या आप लोगों को लगा? बहुत सारे बच्चों का मैसेज पे मैसेज आ रहा है जो पिछले साल अच्छे से तैयारी किए थे, उनके टोटल स्कोर हाफ से भी 50% से नीचे चले गए। ओवरऑल एग्जामिनेशन का जो लेवल था उसको अगर देखा जाए तो बायो मॉडरेट थी, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन फिजिक्स का पेपर टफ आया। बच्चे दुखी हुए और दुखी होना बनता भी है क्योंकि अचानक से बहुत बड़ा चेंज आ गया था। लेकिन डे 1 से अगर आप देखोगे, डे 1 की क्लास में मैंने आपको बोला था, आपकी अपनी क्लास में बोला था, जिस दिन हम लोगों ने ये बैच शुरू किया था उस दिन मैंने बात करी थी आप लोगों से, और उस दिन भी मैंने आपको बोला था कि नीट का पैटर्न अब पुराने कोविड वाले पैटर्न पे चला गया है।
प्री कोविड वाले पैटर्न पे चला गया है। और अगर क्वेश्चन टफ आ गए तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमने जो अभी तक तैयारी करी थी पिछले 3-4 साल में, बच्चे जो तैयारी कर रहे थे वो बिल्कुल उसी बेस पे कर रहे थे जैसे पेपर अभी 3-4 सालों से आ रहे थे। लेकिन मैंने बार बार 1000 बार सबको बोला कि नहीं, अगर प्री कोविड वाला पैटर्न आ गया तो दिक्कत होगी उन बच्चों को जिन बच्चों ने डेप्थ में तैयारी नहीं करी है, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी जिन्होंने डेवलप नहीं करी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टाइम मैनेजमेंट को जिन्होंने नहीं समझा है, जिन लोगों ने अपनी नॉलेज को केवल सरफेस लेवल तक रखा है, उन्हें दिक्कत आएगी। और डे 1 से आपसे मैं कह रहा हूं, बार बार यही कह रहा हूं कि एग्जामिनेशन कैसा भी हो, तैयारी इतनी स्ट्रांग करनी है, गहराई इतनी होनी चाहिए हमारे सब्जेक्ट में, हमारी स्टडीज में। आप सोच करके देखो कि आप ये सोचो कि दुश्मन कमजोर है, क्या ये तैयारी करके आप जाओगे? दुश्मन आपका कमजोर है तो ये सोच करके जाओगे वो कमजोर है, वो हम पे हमला नहीं कर पाएगा। हमें हर लड़ाई की तैयारी बिल्कुल वैसे करनी है कि अगर सामने वाला कोई भी हथियार यूज करे तो हम उसके लिए तैयार हों। हमारी तैयारी कुछ ऐसी होनी चाहिए। चोट लगती है, घायल होते हैं, गिरते हैं, वो हमें और मजबूत बनाता है। पेरेंट थोड़े हार्ड होते हैं तो बच्चे और मजबूत बनते हैं। तो आपको मजबूत बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। लाइफ भी बहुत टफ हो सकती है, लाइफ भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, कभी टफ हो सकती है, कभी इजी हो सकती है, लेकिन हर सिचुएशन में अपने आप को मजबूत बना के रखने वाले ही आगे जाते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं और एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। तो नीट 2025 के एग्जाम ने हमें यह सिखा दिया कि पेपर भी अनप्रेडिक्टेबल है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सिलेबस से होगा तो भी टफ हो सकता है, नीट एनसीईआरटी से भी आएगा तब भी टफ हो सकता है। इजी क्वेश्चन तो आते ही हैं, आपने देखा है कि 50% क्वेश्चन इजी हो सकते हैं, 75% इजी हो सकते हैं, लेकिन जो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो लास्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सब नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें अब क्या करना चाहिए? आप बताओ हमें अब कैसा पैटर्न रखना चाहिए, अपनी पढ़ाई का कैसा पैटर्न? आप जूलॉजी में, मैं केवल जूलॉजी की बात करूं, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपको, फिजिक्स तो आपका है ही मेहनत करने वाला, केमिस्ट्री तो आपका है ही मेहनत करने वाला सब्जेक्ट, पीसीएम जिसे फिजिक्स हम कहें, केमिस्ट्री हम कहें, बॉटनी हम कहें, जूलॉजी। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जूलॉजी के सब्जेक्ट में मैं आपको एक एक चीज ऐसे पढ़ा दूंगा कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, किसी भी डेप्थ से आ जाए, एनसीईआरटी में गलत भी लिखा होगा तो भी मैं आपको सही बताऊंगा। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी लेवल का पूछा जाए, आप उस लेवल को, उस क्वेश्चन को कर पाएं, इसके लिए मैं आपको पूरा तैयार करूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। लेकिन आप मुझे बताएं, आपका क्या पैटर्न रहना चाहते, कैसा पढ़ना चाहते हो आप लोग कैसा पढ़ना चाहते हो? जूलॉजी की पढ़ाई में पूरी एनसीईआरटी रटवा सकता हूं, केवल एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी पढ़ा सकता हूं, ओनली एनसीईआरटी भी पढ़ा सकता हूं। आप बोलोगे तो मैं केवल एनसीईआरटी, आप सोच के देखो, जो नीट लेवल का पढ़ा सकता है, जो एम्स लेवल का पढ़ा सकता है, जो एक्स्ट्रा भी बता सकता है, जो इन डेप्थ भी बता सकता है, उसके लिए सरफेस का बताना कितना आसान होगा। मेरे लिए तो और आसान होगा, बहुत जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। मैं अगर सरफेस स्टडी कराऊं, ओनली एनसीईआरटी पढ़ाऊं तो सिलेबस बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। आप अगर यही चाहते हो तो मेरे लिए तो और आसान काम है, ये बहुत इजी है मेरे लिए, इजी पीजी है मेरे लिए। कैसा है? इजी पीजी है मेरे लिए। अगर मैं सिलेबस को बहुत जल्दी खत्म कर देता हूं, एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी पढ़ा देता हूं, खाली एनसीईआरटी पढ़ा दिया, देखो ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज विद रीजन चाहिए, जिससे आपके पीवाईक्यूज में कोई भी क्वेश्चन आए हो 2012 से लेकर के, जब से नीट आया 2013 से लेकर के 2025 के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हो, जिनमें डेप्थ में स्टडी कराई जाती हो, आपको जूलॉजी मास्टर वाली स्टाइल में पढ़ना है, जूलॉजी मास्टर वाली स्टाइल में पढ़ना है। अगर आपको जूलॉजी मास्टर वाली स्टाइल में पढ़ना है तो आराम से पढ़ेंगे, मस्त पढ़ाएंगे एकदम। आपको क्वेश्चन किसी भी लेवल का आ जाए, चाहे एनालिटिकल आ जाए, असर्शन रीजन आ जाए, मैच द कॉलम आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप उसे करने में सक्षम रहोगे। आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं केवल इजी पीजी लैंग्वेज में एनसीईआरटी पढ़ा दूं। लेकिन आपको भी थोड़ा अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। मेरी सलाह है कि आप इस सेकंड नंबर पे जाएं, मेरी सलाह है कि आप इस सेकंड ऑप्शन को चूज करें। यह पहला ऑप्शन सबसे सरल रास्ता है। हर सिचुएशन में कमजोरी को चुनना सबसे आसान रास्ता है। हर सिचुएशन से डर जाना सबसे आसान रास्ता है। कठिन रास्ता है वो कि सिचुएशन कैसी भी हो, खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे, बिना रुके बिना झुके।
तो बिना झुके बिना रुके अड़े रहें, डटे रहें, लड़ने के लिए तैयार रहें। तो इसके लिए सेकंड वाले लेवल पे जाना होगा। और इस बात की मैं पूरी गारंटी लूंगा, जूलॉजी का एक भी सवाल एनालिटिकल पूछे चाहे जैसे भी पूछे कि याद करो, अगर आप याद करो, नहीं याद कर सकते तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो लोग फ्रैटर्नल ट्विंस वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रैटर्नल ट्विंस के बारे में बात कर रहे हैं, ये लोग जो बात कर रहे हैं अबाउट द सूडोसिलोम के बारे में जो बात कर रहे हैं, सूडोसिलोम के बारे में जो बात कर रहे हैं, चाहे वो बायोटेक का सवाल आया हो, बायोटेक्नोलॉजी का सवाल आया हो, चाहे वो कहीं से क्वेश्चन आया हो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कैंसर वाला क्वेश्चन आया हो, इन सारे क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस किया हुआ है। इसमें बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी, ये सब कुछ क्लास में कराया हुआ है मेरे बच्चों। एक मां बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, प्रसन्न रहें, सफल रहें। उसी तरह हर टीचर चाहता है कि उसके बच्चे भी हमेशा प्रसन्न रहें, सुखी रहें। लेकिन आगे के जीवन को सुखी बनाने के लिए इस वाले जीवन में थोड़ा हमें टफनेस दिखानी पड़ेगी। आगे के जीवन को सफल बनाने के लिए सफलता से पहले हमें मेहनत टफ करनी पड़ेगी। मैं आपको हर चीज पढ़ा सकता हूं, लेकिन आप कौन सा चुनते हो ये मेरे लिए है। अब आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, चैट बॉक्स में लिखो ऑप्शन 1, जिसे चाहिए वो ऑप्शन 1 पे चिपक जाए। लिख दो ऑप्शन 1, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा। आपकी अगर इच्छा होगी ऑप्शन 1 तो मैं 1 पढ़ाऊंगा। आप कहोगे नहीं सर आप अपने हिसाब से पढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। तो आपके साथ अगर मेरे साथ हो तो ये चैट बॉक्स के अंदर दिलों की बारिश होनी चाहिए और भरोसा जताओ, भरोसा दिखाओ। बहुत सारे बच्चों ने बहुत नेगेटिव कमेंट्स किए हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें लिख दी कि भाई साहब मुझे जूलॉजी मास्टर चाहिए ही नहीं। लेकिन मैं आपसे सच बता रहा हूं, जिन मास्टरों की आप डिमांड कर रहे हो उन मास्टरों को मैंने पढ़ाया हुआ है। जिन मास्टरों की आप डिमांड कर रहे हो कि उनको ला करके यहां खड़ा कर दो तो आप ज्यादा अच्छे से पढ़ लोगे, तो मैं आपको बता देता हूं उन मास्टरों को मैंने ट्रेनिंग दी है। आई वॉज द ट्रेनर इन अनदर ऑर्गेनाइजेशन, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मैं मास्टर ट्रेनर था, जूलॉजी वाला ट्रेनर था। मैंने जूलॉजी के बहुत सारे टीचर, आज ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप देखोगे कोई शहर ऐसा नहीं है जहां मेरे पढ़ाए हुए टीचर ना हो, बच्चे तो छोड़ दो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा मास्टर हूं, मैं बहुत बड़ा टीचर हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप लोगों के कमेंट्स थोड़ा हर्ट करते हैं, बुरा लगता है। बुरा ये नहीं लगता, बुरा ये लगता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, आप खुद सोच कर देखो, आपके पेरेंट जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी अगर कोई बच्चा ये कह दे नहीं मुझे अपने पेरेंट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे के पेरेंट अच्छे लगते हैं, मुझे अपने पेरेंट नहीं मुझे दूसरे के पेरेंट अच्छे लगते हैं, उस पेरेंट पे क्या बीतती होगी। उस मास्टर को सोचो जिसने सब कुछ पढ़ाने की कोशिश की, केवल बच्चों के हित में पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा कहता है नहीं मुझे अपने मास्टर नहीं, मुझे दूसरे के मास्टर अच्छे लगते हैं, वो बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। बेटा प्यार जो होता है वो दुधारी तलवार होता है, वो आपको बना भी सकता है बिगाड़ भी सकता है। तो समझें इस फर्क को कि प्यार जरूरी नहीं है कि प्यार हमेशा सॉफ्टली हो, प्यार कभी कभी हार्ड भी हो सकता है। एक बाप का प्यार जो होता है वो हार्ड भी होता है। पिता अपना प्यार दिखा नहीं सकते, मैं भी अपना प्यार आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन प्यार अंदर जो होता है, बाप का प्यार अलग ही प्यार होता है, उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। तो लव यू है, मैं आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी तो इसमें 100% ऑलरेडी इंक्लूडेड है यार, इसमें एनसीईआरटी तो 100% इंक्लूडेड है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, 100% इंक्लूडेड है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 100% इंक्लूडेड है इस वाले में, लेकिन इस वाले में आपको ये नॉलेज या ये क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी नहीं डेवलप हो पाएगी। ये सरफेस नॉलेज देता है, एनसीईआरटी ने लिखा हर लाइन है, बता सब कुछ दिया है, एक्सप्लेन कुछ नहीं किया है, रीजंस बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किए हैं, बहुत सारे पॉइंट में केवल एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगी, लेकिन मैं हूं उन चीजों को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए। और वादा करता हूं मैं, आज अभी आप जो कुछ भी आपके मन में फीलिंग चल रही है वो सारी फीलिंग धीरे 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 खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब आप धीरे धीरे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करते चले जाओगे, क्वेश्चंस को आसान बनाते चले जाओगे, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं आपको आपकी जूलॉजी आसान बनाने का पूरा वादा करता हूं, बस आप अपना साथ मत छोड़ना, आपका साथ मुझे बहुत जरूरी है। मेरे साथ की आपको जरूरत नहीं हो सकती है, लेकिन एक टीचर को उसके बच्चे का सहारा, बच्चों का साथ बहुत जरूरी होता है। तो मैं
यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। मैं हर कोशिश करूंगा कि मेरे बच्चे सफल हों, हर तरह की गाइडेंस, हर तरह की आपको सजेशंस दूंगा। कभी भी मेंटली फील लो मत करना, हमेशा स्ट्रांग फील करना। कभी भी सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, आप कमजोर नहीं पढ़ सकते। आप मेरे बच्चे हो, मैं आपको कमजोर पढ़ने नहीं दूंगा। मैं आपको कमजोर पढ़ने कभी नहीं दूंगा। आप हमेशा स्ट्रांग रहोगे। मुझे पता है मेरे बच्चे कभी किसी सिचुएशन से घबराने वाले नहीं हैं। तो लव यू है, प्रणाम करता हूं आपको, नमस्कार करता हूं। आप बहुत अच्छे बच्चे हो। तो आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा। शुरू करते हैं आज की पढ़ाई, ठीक है। आज की पढ़ाई शुरू करते हैं और आज की पढ़ाई में हम लोग एक नए उसी चैप्टर का एक पार्ट है जो कि नई एनसीईआरटी ने ऐड, नई एनसीईआरटी में यही है एक्चुअल में। पुरानी एनसीईआरटी में एनिमल टिश्यू भी था जो कि एनटीए ने अभी भी ऐड कर रखा है, नहीं निकाला है सिलेबस से। पुरानी एनसीईआरटी में कॉकरोच भी था जो नई एनसीईआरटी ने निकाल दिया है। पुरानी एनसीईआरटी में अर्थवर्म भी था जो नई एनसीईआरटी ने निकाल दिया है। एनटीए ने भी उसे निकाल दिया, मतलब अर्थवर्म सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में एनिमल मॉर्फोलॉजी वाला जो पार्ट है, उस एनिमल मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट में बेटा मेरे एनिमल मॉर्फोलॉजी में, एनिमल मॉर्फोलॉजी जो आप पढ़ोगे, उस एनिमल मॉर्फोलॉजी में दो नाम आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फ्रॉग जो एनटीए के सिलेबस में भी है और न्यू एनसीईआरटी में भी है। दूसरा है कॉकरोच, जो कॉकरोच की जब हम बात करते हैं तो नई एनसीईआरटी में ये नहीं है। मैं फिर भी आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा, अलग से भेज दूंगा। ये एनटीए के सिलेबस में है, ये एनटीए में भी है प्लस एनसीईआरटी में भी है। आप देखो, इसको समझो, ये एनटीए में भी है और एनसीईआरटी में भी है। फ्रॉग इधर भी है और कॉकरोच जो है वो एनटीए में है बट एनसीईआरटी में नहीं है। आ रही बात समझ में? एनटीए के सिलेबस में कॉकरोच है बट एनसीईआरटी में नहीं है। बट जो भी चीज आपको नई एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, पुरानी एनसीईआरटी में मिल जाएगी। जिन लोगों के पास पुरानी एनसीईआरटी नहीं है, मैं उन लोगों के साथ पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यू विल गेट एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आप दिल लगा करके पढ़ते जाओ। जो कुछ भी नई एनसीईआरटी में चेंज हुआ है और पुरानी एनसीईआरटी से था, सिलेबस में है नीट के, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं दे दूंगा। बस आप जुड़े रहें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया अभी भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। यस, फ्रॉग से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब देखो इधर, यहां पे हम आज जो शुरू करने वाले हैं वो श्रीमान फ्रॉग के बारे में बात होगी। पिछली कक्षा में हम लोगों ने न्यूरल टिश्यू पढ़ लिया था और न्यूरल टिश्यू का पढ़ने के बाद एनिमल टिश्यू हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया था और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। फटाफट से पहले इसका आंसर करते हैं और फिर मैं आपको फ्रॉग के बारे में बताऊंगा। फ्रॉग का पूरा कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। श्रीमान फ्रॉग जी के बारे में आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। सबसे पहले आप कुछ क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिया था उन क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिए। बताइए बताइए बताइए, चलो बेटा बता दो। इधर बताइए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताइए, बताइए इसका क्या सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, बताएं इसका। लिखा था करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मस्कुलर टिश्यू। स्मूथ मसल्स को बताया है मल्टी न्यूक्लिएटेड, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं, यूनि न्यूक्लिएटेड होती है स्मूथ मसल्स। इनवॉलंटरी होती हैं बट मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होती। स्मूथ मसल जो होती हैं यूनि न्यूक्लिएटेड होती हैं। स्केलेटल मसल्स यूनि न्यूक्लिएटेड नहीं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। और वहीं बात करते हैं इंटर कैलेटेड डिस्क अलाउ द कार्डियक मसल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। कार्डियक मसल एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। इंटरकैलेटेड डिस्क ऐसे जंक्शंस होते हैं जो एक मसल को दूसरे मसल से कनेक्ट कर देते हैं। कार्डियक मसल में ये वाली मसल, कार्डियक मसल की एक मसल, कार्डियक मसल में ये एक मसल और ये रही दूसरी मसल, और इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है, ये ब्रांचिंग होती है। इन ब्रांचिंग वाले पॉइंट पे पाए जाते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। यहां पाई जाती है इंटरकैलेटेड डिस्क।
और ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करती है? मैसेजेस को, आयंस को रैपिडली ट्रांसफर करती है, और रैपिड ट्रांसफर की वजह से इन डिस्क्स की मदद से कार्डियक मसल एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करती है। आपने सुना होगा, जाना होगा कि हार्ट के एक पॉइंट को अगर सिग्नल दिया जाएगा तो पूरे हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। हार्ट के किसी एक जगह पे अगर सिग्नल दिया जाए, हार्ट के किसी एक पॉइंट पे सिग्नल दिया जाए, ये देखिए, अगर हार्ट के किसी एक पॉइंट पे सिग्नल दिया जाता है, केवल यहां पे सिग्नल दूंगा तो ये सिग्नल हार्ट के पूरी वॉल में स्प्रेड हो जाता है, और हार्ट की पूरी वॉल इसका रिस्पॉन्स कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में देती है। एक जगह सिग्नल दोगे, ये पूरे हार्ट में फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा? क्योंकि कार्डियक मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है, इसीलिए कहा जाता है हार्ट मसल एक यूनिट की तरह काम करती है। तो इसका सही जवाब होगा थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन। जितने लोगों ने किया होगा वो बिल्कुल सही किया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पूछा था चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। अगले सवाल में पूछा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए इधर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बोन सपोर्ट प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स। बोन्स जो है वो सॉफ्टर टिश्यू और ऑर्गन को सपोर्ट करती है। वेट बियरिंग फंक्शन इज सर्व्ड बाय लोअर लिम्ब बोन्स। लोअर लिम्स की जो बोन होती हैं वो वेट बियरिंग फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। तो यस, हमारे जो लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब का मतलब हमारे जो पैर होते हैं, उनमें जो बोन्स हैं वो हमारे शरीर के वजन को, हमारे बोझ को ढोती है, हमारे शरीर के भार को ढोने का काम हमारे पैरों की हड्डियां करती हैं। तो करेक्ट है ये। लिगामेंट ब्लड प्रोडक्शन करता है, गलत है। एडिपोज टिश्यू स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, सही है। टेंडन्स अटैच बोन टू बोन, बोन टू बोन नहीं होगा, मसल टू बोन होगा। मतलब हमारे पास ए, बी और डी, ए, बी और डी ओनली सही होगा। मींस द करेक्ट आंसर इज सी। जितने लोगों ने सी किया है बिल्कुल सही किया है। बहुत सही ट्रैक पे जा रहे हैं जो लोगों ने सी ऑप्शन करेक्ट कर दिया होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। पोल चाहिए, बच्चे कह रहे हैं पोल दे दो भाई, पोल दे दे, पोल से मजा आएगा। फिर बहुत सारे बच्चे मैसेज करने लगेंगे सर पोल नहीं आता। पोल की अलग टेक्निकलिटी है, टेक्निकल प्रॉब्लम है सर, पोल नहीं आ रहा, पोल नहीं आ रहा। उसके लिए फिर वो दिक्कत आने लगी। कोई नहीं, जिन लोगों को पोल से आंसर आ रहा है, पोल वाले क्वेश्चंस के पहुंच जा रहे हैं पोल्स, वो पोल के थ्रू आंसर करें। जिनको पोल नहीं आ रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो ये मार्ट साहब ने दिया आपको पोलेंद्र, मार्ट साहब ने ये दिया पोल। फटाक से आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग is present between adjacent bones of vertebral column? इनमें से कौन सा ऐसा है जो वर्टिब्रल कॉलम की एडजेसेंट बोन्स में पाया जाता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है गुरु, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बस ध्यान रखेंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम? जैसा कि हम सभी लोगों ने पढ़ा है, वर्टिब्रल कॉलम के बीच का जो स्पेस होता है इसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अगर मैं कहूं ये हमारी वर्टिब्री है, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, तो इस वर्टिब्रल कॉलम के बीच बीच के स्पेस में यहां पे जो डिस्क जैसा एरिया दिख रहा है इसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और यहां पाए जाते हैं कार्टिलेजेस, जो हम लोगों ने पढ़ा था। यहां व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज पाया जाता है, व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज पाए जाते हैं, कोलेजन फाइबर से बने हुए कार्टिलेजेस पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। जिन लोगों ने बी किया है बिल्कुल सही किया है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे इंटरकैलेटेड डिस्क, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा इंटरकैलेटेड डिस्क कहां होती है। इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है वो हार्ट में पाई जाती है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इस डिस्क का नाम है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है जी, ठीक है जी। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले, पहले तो पिछले वाले सवाल का पोल का आंसर कर लेते हैं भाई मेरे। पोल का आंसर कर लेते हैं बी, और बी जितने लोगों ने किया बिल्कुल सही किया। देखते हैं कितने लाख लोगों ने बी सही किया। 68% लोगों का बी सही हुआ है, जिसमें डॉक्टर जैद हैं, बागड़ बिलोटा हैं, पीयूष राज है, प्रिंस जी भी हैं, सुमन भी हैं, ऋतिक भी हैं, आयुषी तिवारी भी हैं, सिंजनी वैद्य भी हैं, और आईपीएस प्रिंस भी हैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल भी बहुत आसान सा आपके लिए, बहुत बेहतरीन सा, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने नीट में सवाल बनकर, चट्टान बनकर खड़े होते हैं। लेकिन अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो ऐसी चट्टानों को आप 2 मिनट में नेस्त नाबूद कर देते हो, 30 सेकंड में। 2 मिनट तो रहेगा नहीं,
एक क्वेश्चन को करने के लिए 30 सेकंड ही एग्जाम में जरूरी है, और यही प्रैक्टिस आपको अभी से करनी पड़ेगी। जूलॉजी बॉटनी में 1 मिनट में 2 क्वेश्चन की एफिशिएंसी आपके अंदर चाहिए। 1 मिनट मींस 60 सेकंड में आपको कम से कम 2 क्वेश्चंस करने की एफिशिएंसी अभी से डेवलप करनी चाहिए। आज से ही शुरुआत कर दीजिए। आज की तारीख 8 मई से ही शुरुआत कर दीजिए। 8 मई से नीट 2026 के एग्जाम तक इस चीज को कंटिन्यू करके रखिए। 30 सेकंड में एक सवाल लगाने की कोशिश, 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करने की कोशिश नीट में करते रहिए। और क्वेश्चन में पूछा है जो, उसका आंसर करते हैं। इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? ब्लड है, एडिपोज टिश्यू भी है और कार्टिलेज भी है। केवल एक चीज ऐसी है जो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये न्यूरोग्लिया है। ये न्यूरल टिश्यू का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये न्यूरल टिश्यू का पार्ट है, इसलिए ये नहीं होगा। आंसर ए होगा। जितने लोगों ने ए बनाया बिल्कुल सही बनाया, बिल्कुल करेक्ट बनाया। ए फॉर अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे। और इस बार भी केवल 68% बच्चों का ही सही हुआ है। ये लोग कौन है? जिन लोगों ने 14% गलतियां करी, 12% लोगों ने बी भी किया। अरे भाई, बी ब्लड जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है मेरे बच्चों। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू भी एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज भी एक तरह का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमने पढ़ा हुआ है भाई। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, तो हमने बी और सी कैसे मार्क कर दिया होगा भाई? बी और सी कैसे मार्क कर दिया हमने? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स। ठीक है ठीक है, कोई नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करता हूं एनिमल टिश्यू चैप्टर की बातें जितनी बताई हैं वो समझ गए हो गया। और जैसा कि आप जानते हो एनटीए के सिलेबस में दिया है, एनिमल टिश्यू एनटीए के सिलेबस में दिया है, एनसीईआरटी ने उसे निकाल दिया है। इसीलिए एनिमल टिश्यू को मैंने आपको पढ़ा दिया है ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कर सके। एनिमल टिश्यू को मैंने आपको पहले भी बताया है, ये गेटवे है ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ने का। आगे जब ह्यूमन फिजियोलॉजी आप पढ़ोगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक एक कंसेप्ट जो होगा वो सारा जाकर के आपको वहां देखने को मिलेगा। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकियल रिंग्स में कार्टिलेज पाए जाते हैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा लंग्स की एल्वियोलाई में फ्लैट सेल्स स्क्वामस एपिथेलिया पाई जाती है, जब मैं पढ़ाऊंगा एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कि नेफ्रॉन में पीसीटी के अंदर आपको पाई जाती है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलिया, ये सब कुछ वहां यूज होने वाला है। मतलब आपको ये जो कुछ भी पढ़ाने वाला हूं मैं, ये आपके काम आएगा। एनिमल टिश्यू में जो कुछ भी पढ़ा है ये पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में यूज होने वाला है। तो नीट में तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन। दूसरा, उसके क्वेश्चंस का, उसके कंसेप्ट का इस्तेमाल आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी करने वाले हो। और अब शुरू करते हैं हम लोग। श्रीमान फ्रॉगेंद्र बाहुबली के बारे में बात करेंगे, डॉक्टर राणा के बारे में बात करेंगे, श्रीमान डॉक्टर राणा टिग्रीना के बारे में बात करेंगे। श्रीमान डॉक्टर राणा टिग्रीना के बारे में बात करेंगे, फ्रॉग के बारे में बात करेंगे। आपने नाम तो सुना ही होगा, फ्रॉग का नाम तो सुना ही होगा। कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग सबसे कॉमन स्पीशीज है भारत की, राणा टिग्रीना। भारत की सबसे कॉमन, वैसे तो बहुत सारी स्पीशीज है फ्रॉग की, लेकिन भारत में जो सबसे कॉमन है वो है कॉमन इंडियन। ये भारतीय है, इंडियन है, ये इंडियन बुल फ्रॉग इसे कहते हैं, बुल फ्रॉग। ये बैल मेंढक है। कोई बता सकता है इसे बुल फ्रॉग क्यों कहते हैं? एनीबडी, कोई भी भारत के किसी भी नौजवान में कोई भी बच्चा ये बता दे कि ये जो फ्रॉग है इसे बुल फ्रॉग क्यों कहते हैं? राणा टिग्रीना, श्रीमान डॉक्टर राणा टिग्रीना, श्रीमान डॉक्टर राणा जी, जिन्हें हम कहते हैं, हमको राणा जी माफ करना, गलती हमसे हो गई। तो राणा टिग्रीना जो श्रीमान जी हैं, इनको कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग कहा जाता है, इंडिया का सबसे कॉमन फ्रॉग। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि इसे बुल फ्रॉग क्यों कहते हैं मेरे बच्चों? इसे बुल फ्रॉग क्यों कहा गया है? एनीबडी, कोई भी बता सकता है, कोई भी नौजवान बता सकता है व्हाई इट इज कॉल्ड बुल फ्रॉग? बुल मतलब बाकी सब में। यस, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया, बेहतरीन बताया कि भारत में पाए जाने वाले सभी फ्रॉग की वैरायटी में से ये लार्जर साइज का होता है, बिग साइज का होता है। कैसा होता है? ये बिग साइज्ड होता है। बाकी सारे फ्रॉग की वैरायटी में से ये बिग साइज्ड होता है।
तो आज इसी फ्रॉग के बारे में बात होगी। जितने लोगों ने फ्रॉग देखा तो होगा, सबने देखा तो सभी ने होगा ना। फ्रॉग सबने देखा है ना। और नहीं देखा है तो देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। नहीं देखा है तो देख के समझते हैं फ्रॉग को। हमारा प्यारा फ्रॉग, ये देखिए फ्रॉग अगर नहीं देखा है तो ये देखिए, ये है फ्रॉग। भारत में पाए जाने वाला सबसे कॉमन फ्रॉग होता है राना टिग्रीना, कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग। ये बुल फ्रॉग, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं। ये एनिमल किंगडम का मेंबर है, क्योंकि किसी एनिमल के बारे में अगर हमें डिटेल में पढ़ना है, किसी भी एनिमल के बारे में डिटेल में अगर हमें पढ़ना है, तो उस एनिमल के पहले खानदान के बारे में जान लेना सही रहता है। किसी का कैरेक्टर अगर हमें जानना है तो उसके खानदान से आने वाले जीन, जैसे लड़का लड़की की शादी होती है तो उसके खानदान का पता लगाते हैं लोग। लड़के और लड़की की जब शादी कराई जाती है तो लड़की की फोटो के साथ साथ लड़की का खानदान, चाल चलन देखा जाता है। उसी तरह लड़के का भी परिवार देखा जाता है। तो किसी के बारे में भी अगर जानकारी चाहिए तो उसके खानदान के बारे में आइडिया लगा लिया जाए। ये देखिए, ये हमारा प्यारा फ्रॉग, देश का नाम रोशन करने वाला, अपने खानदान का नाम रोशन करने वाला ये फ्रॉग है। इस फ्रॉग के शरीर को देखिए आप, इसकी पीठ काफी चिपचिपी सी दिखाई दे रही है, आपको दिखाई देगी। इसकी पीठ चिपचिपी सी है, मॉइस्ट है, मॉइस्ट स्किन होती है। इसके पास 4 लिम्स होते हैं, 2 हाथ 2 पैर। जैसे हमारे 2 हाथ होते हैं 2 पैर होते हैं, वैसे फ्रॉग का ये 2 हाथ है और ये 2 इसके पैर हैं, जिसमें से आपको ये देखने को मिल रहा हो। खाली देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इसका हाथ जो है, हाथ और पैर में, पैर काफी बड़े, काफी मस्कुलर होते हैं, मोटे होते हैं, थिक होते हैं। यहां पे थिक वॉल होती है, मस्कुलर होता है स्ट्रक्चर, जिसका इस्तेमाल ये जंप करने के लिए करते हैं। और जंप करने के लिए स्प्रिंग का काम करता है इसका पैर। पानी और पानी के आसपास रहने वाला ये जानवर, बरसात के मौसम में अपनी प्रेजेंस बताने वाला ये जानवर एनिमल किंगडम का एक ऐसा इंपॉर्टेंट मेंबर है जो फाइलम कॉर्डेटा का एम्फीबिया का एक मेंबर कहा जाता है, जिसके बारे में अभी डिटेल में हम पढ़ने जा रहे हैं। इस फ्रॉग के शरीर में देखिए, इसकी स्किन मॉइस्ट दिखाई दे रही है, इसकी आंखें उभरी हुई होती हैं। इसकी आंखों को देखिए, ये आंखें उभरी हुई दिखाई देती हैं और आंखों के ठीक पीछे एक निशान सा बना हुआ है, एक गड्ढा सा बना हुआ है। जैसे हमारा कान होता है, हमारा ईयर पिन्ना होता है, ऐसे फ्रॉग में कोई ईयर पिन्ना नहीं होती है। फ्रॉग में यहां पे आंखों के पास एक गड्ढा सा दिखाई दे रहा है, ये एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है। टिम्पैनम इसे कहते हैं। जैसे हमारा मिडल ईयर जहां से शुरू होता है उसको टिम्पैनम कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं। फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, तो इसके कान की शुरुआत टिम्पैनम से होती है। बताऊंगा, अभी सब डिटेल में बताऊंगा, केवल ये कहना चाह रहा हूं, उभरी हुई आंखें, 2 हाथ 2 पैर वाला, मॉइस्ट स्किन वाले इस जानवर का नाम है फ्रॉग। पानी या पानी के आसपास पाए जाने वाला, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब ये समुद्री खारे जल के पास नहीं पाया जाता, सी वाटर के पास नहीं पाया जाता। ये जनरली रहते हैं फ्रेश वाटर, नदी या तालाब के आसपास। ये फ्रेश वाटर मींस रिवर के आसपास रहेंगे, पॉन्ड के आसपास रहेंगे। ये फ्रेश वाटर के आसपास रीजन में पाए जाते हैं। ये घास में अपने आप को छिपा सकते हैं। इसके पास कलर चेंज की एबिलिटी होती है कि नहीं? ठीक है बेटा, आवाज में दिक्कत होगी, आपको सुनाई नहीं देगा, इसलिए एसी बंद कर दिया। कई सारे बच्चे कह रहे ना आवाज में दिक्कत आ रही थी, एसी की वो है थोड़ी इसमें प्रॉब्लम। आई थिंक प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं, विंडो एसी है तो विंडो एसी में थोड़ी आवाज तो रहती है, उस फैन की आवाज से आपको सुनने और समझने में दिक्कत होगी। हाँ, पोखरा में दिक्कत होगा, पोखरा में ही पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता नहीं हूं कि आपको साउंड में दिक्कत हो, आपको किसी भी टाइप की परेशानी नहीं होने देंगे। ठीक है, बस आप देखो इधर, कोई नहीं, स्वेटिंग तो पानी निकलेगा तो अच्छी बात है, स्किन के लिए अच्छा होता है स्वेटिंग। फिर पानी पी लूंगा, रिहाइड्रेट कर लूंगा, इधर से डिहाइड्रेट हो जाऊंगा, उधर से अपने आप को रिहाइड्रेट कर लूंगा। नो चिंता, चिंता फिक्रम नॉटम, नो चिंता नो फिकर। तो इस क्यूट से फ्रॉग को देख लीजिए, इसको बार बार हम देखेंगे, कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स इसके बार बार देखते रहेंगे, लेकिन शायद आपने इसको ठीक से देख लिया होगा। तो अब मैं इसके बारे में पढ़ाना शुरू करता हूं। ये आगे से पीछे से हर साइड से मैंने आपको इसे दिखा दिया। अब थोड़ा चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। बहुत हो गया ना, बहुत हो गया अबाउट दिस चित्र। अब जरा लिखते हैं, थोड़ा आप लिखोगे, लिखना चाहोगे?
फ्रॉग के बारे में कुछ बातें बताता हूं मैं। जैसे सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग, एक टेबल बना लेते हैं और इसका क्लासिफिकेशन सभी लोग लिखते चलो मेरे साथ, क्लासिफिकेशन। और लिखोगे तो बोर नहीं होगे, लिखोगे तो नींद नहीं आएगी, नहीं तो थोड़ी देर बाद निन्नी आने लगेगी मठ साहब की क्लास में। अभी भेज दूंगा उसको, आपकी क्लास में भेज दूंगा, ठीक है, आपको भेज दूंगा, सेंड टू स्टूडेंट कर दूंगा। देखो इधर क्लासिफिकेशन की जब मैं बात करता हूं, क्लासिफिकेशन, मैंने कहा किसी एनिमल के बारे में पढ़ना हो तो उसके खानदान के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए। और खानदान के बारे में जब जानकारी हो जाती है तो वहां आप देखोगे कि यहां किंगडम, जो जिस किंगडम से ये बिलोंग करता है, जिस किंगडम से ये बिलोंग करता है, उस किंगडम का नाम है एनिमेलिया। किससे बिलोंग करता है? एनिमेलिया। याद करो, मैंने आपको एनिमल्स की डेफिनेशन बताई थी, एनिमल्स की डेफिनेशन बताई थी और वहां पे समझाया था आपको मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वालों को हम एनिमेलिया कहते हैं। एनिमल्स का मतलब मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये मेटाजोवन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके पास सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना और ये महान बन गया। आज ये अपने परिवार का नाम रोशन कर रहा है, इसके बारे में लाखों लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो किंगडम एनिमेलिया का मेंबर, किंगडम एनिमेलिया का एक फाइलम है जिस फाइलम को हम कहते हैं कॉर्डेटा। किंगडम एनिमेलिया का कॉर्डेटा का मेंबर है ये, और कॉर्डेटा का मेंबर है ये। साथ में अगर मैं इसको बात करूं सब फाइलम की, तो सब फाइलम नोट करिएगा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा कहते हैं इसे, सब फाइलम वर्टिब्रेटा कहते हैं, क्लास एम्फीबिया कहते हैं। अच्छा ऐसे भी लिख लो, अगर चाहो तो ऐड कर लेना, जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं लिखना चाहते इसको नहीं लिखेंगे, सुपर क्लास। लेकिन आगे एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो वहां इसकी जरूरत पड़ेगी, वहां एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो जरूरत पड़ेगी। इसकी सुपर क्लास का नाम है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा होता है सुपर क्लास। और बात करते हैं इसकी क्लास की, तो इसकी क्लास है एम्फीबिया, क्लास है एम्फीबिया। इसका जीनस है राना और स्पीशीज है टिग्रीना, टिग्रीना। ठीक है जी। तो ये कहानी कुल मिलाकर के कहानी ये है, यहां पे कुल मिलाकर के किंगडम एनिमेलिया मल्टी सेलुलर यूकैरियोट होते हैं फ्रॉग। क्लासिफिकेशन से समझ जाओ, बहुत सारे कैरेक्टर दिमाग में आ जाएंगे, बहुत सारे कैरेक्टर दिमाग में आ जाएंगे। देखिए इधर बहुत सारे कैरेक्टर आ जाएंगे दिमाग में। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का नाम सुनते ही कॉर्डेट के बहुत सारे कैरेक्टर इमेजिन कर लो आप, नाम सुनते ही इमेजिन करो, है ना बेटा। रहने दो, मत करो चैट बेटा, आप ध्यान से। ऑर्डर भी बता दूंगा, ऑर्डर भी बता दूंगा। ऑर्डर एन्यूरा होता है। एन्यूरा मींस बिना टेल वाला, वो अलग से लिखना, टेललेस लिखूंगा मैं, वहां बता दूंगा। आप कह रहे हो तो मैं लिख देता हूं ऑर्डर। ऑर्डर इज एन्यूरा। क्लास एम्फीबिया का ऑर्डर लिखना चाहते हो तो लिख लो अनायूरा। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग। मैं कह रहा हूं एनिमेलिया है ये, एनिमल कहा जाता है। कॉर्डेटा है ये, कॉर्डेट कहा जाता है। और कॉर्डेट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों नोटोकॉर्ड। कॉर्डेटा का नाम ही डिराइव हुआ है। अच्छा कर लेता हूं बेटा, कर लेता हूं प्लीज। अब आप लोग पढ़ाई पे फोकस करोगे कि एसी पे फोकस करोगे? पढ़ाई पे फोकस करोगे ना, बोलो। पढ़ाई पे फोकस करोगे कि एसी पे फोकस करोगे? फिर पढ़ाई पे फोकस करोगे ना पक्का? केवल पढ़ाई, उसके बाद केवल पढ़ाई, ठीक है। ओ भाई साहब, सिर्फ पढ़ाई, इसके बाद सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। सिर्फ पढ़ाई। ओहो, कर दिया ऑन, कर दिया। जनता की भारी डिमांड पर एसी इज ऑन। पढ़ाई पे फोकस करते हैं। अब आप लोग ध्यान से बिल्कुल इधर देखोगे, आप लोग ध्यान से इधर देखोगे।
एनिमेलिया का मतलब हो गया मल्टी सेलुलर यूकैरियोट विद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कॉर्डेटा का मतलब हो गया नोटोकॉर्ड का पाया जाना। वर्टिब्रेटा का मतलब वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। टेट्रापोडा मतलब 4 पैर होते हैं। एम्फीबिया का मतलब एम्फीबिया होता है। एन्यूरा का मतलब एन्यूरा होता है। बाकी तो अभी पढ़ना ही है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एनिमेलिया का मतलब मैंने बताया कि ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट होते हैं, या यूं कह लें ये मेटाजोवंस होते हैं। वही पुरानी कहानी, मेटाजोवंस मल्टी सेलुलर यूकैरियोट विद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनके पास। दूसरा, कॉर्डेटा में इनके पास नोटोकॉर्ड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इनके पास नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इनके पास स्ट्रक्चर में इनके पास पीठ जो बैक साइड होता है, बॉडी का डोर्सल साइड होता है, उसमें ये नोटोकॉर्ड होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। एक बार चैट को रोकते हैं, पहले आप इधर फोकस कर लो, नहीं तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, इनके पास नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है। किसी न किसी फेज में नोटोकॉर्ड, जिसे बैकबोन बनाने वाले स्ट्रक्चर कहा जाता है, सपोर्टिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर कहा जाता है, हर कॉर्डेट के पास ये नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नीट 2025 में भी ये सवाल आया था, नीट 2023 में भी ये सवाल आया था कि नोटोकॉर्ड जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रेट्स में। उसमें स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं कि ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में। ये हम एनिमल किंगडम में डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आपको वहां चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। अभी केवल ये समझे कि फ्रॉग के बारे में हमें पढ़ना है, तो फ्रॉग के कुछ ऐसे कैरेक्टर जो हमारे माइंड में हमेशा रहने चाहिए कि फ्रॉग एक एनिमल है, मेटाजोवन है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फ्रॉग कॉर्डेट है, इसके नोटोकॉर्ड पाई जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। लाइफ के किसी ना किसी फेज में नोटोकॉर्ड का पाया जाना ही किसी एनिमल को कॉर्डेट बनाता है। और वहीं हम वर्टिब्रेटा की बात करते हैं, जब वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो लिखेंगे नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। क्या लिखेंगे? नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब फ्रॉग के बारे में आपसे कोई पूछेगा तो देसी चीज तो आप बता ही दोगे। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और बायोलॉजी भी कैसी, नीट की तैयारी वाली। तो नीट की तैयारी के हिसाब से पढ़ते हैं। बायो एक लिंक वाला सब्जेक्ट है, हर टॉपिक को लिंक करके पढ़ने की आदत डाल लीजिए। यहां पे एनिमल किंगडम की कहानी और एनिमल किंगडम में फ्रॉग की कहानी जब जब आएगी तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। एनिमल किंगडम में फ्रॉग समझ आ जाएगा और फ्रॉग में एनिमल किंगडम समझ आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, तो लिंक कीजिए। फ्रॉग एक एनिमल है, फ्रॉग जिस फाइलम से बिलोंग करता है वो कॉर्डेटा है, फ्रॉग जिस सब फाइलम से बिलोंग करता है उसका नाम है वर्टिब्रेटा। इसमें और भी बहुत क्लासिफिकेशन है, अभी जरूरत नहीं है, एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा तो वहां कुछ बातें और आएंगी, ध्यान से सुने। फ्रॉग टेट्रापोडा कहा जाता है। फ्रॉग की सुपर क्लास का नाम है टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब है यहां पर 4, और पोडोस का मतलब होता है फीट। तो 4 पैरों वाला, 4 फीट वाला एनिमल, या 4 लिम्ड एनिमल। फीट नहीं बोलेंगे, 4 लिम्ड एनिमल बोलेंगे। टेट्रापोडा 4 लिम्ड एनिमल बोलेंगे, 4 लिम्ब एनिमल्स। इसके पास 4 लिम्स पाई जाती हैं। 2 हाथ हो गए जिन्हें 4 लिम्स कहते हैं, 2 पैर हो गए जिन्हें हाइंड लिम्स कहते हैं। एम्फीबिया का मतलब जो आया है उसमें 2 टर्म है, एम्फी से बना है। एम्फी का मतलब होता है बोथ, और बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो जिसकी लाइफ बोथ मतलब ड्यूअल लाइफ हो, कैसी हो? एक ऐसा एनिमल जो ड्यूअल लाइफ जीता हो। ड्यूअल लाइफ का मतलब हुआ जो लैंड पे भी रह सकता हो, जो जादूगर हो, जो लैंड पे भी रह सकता हो और वाटर में भी रह सकता हो। और वाटर में भी कौन? फ्रेश वाटर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फ्रॉग फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये एक फ्रेश वाटर एनिमल है जो पूल्स में पाया जाता है, गड्ढों में पाया जाता है, पोखरा में पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है, नदी के आसपास एनवायरमेंट में रहता है। ड्यूअल लाइफ वाला एनिमल है। ये पानी में भी सरवाइव करता है और पानी के बाहर भी रहने की एडेप्टेशन है इसके पास। न्यूरा का मतलब होता है, मीन्स होता है विदाउट, विदाउट
यूरा का मतलब होता है, यूरा का मतलब होता है टेल, तो इसे टेल लेस एनिमल कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टेल लेस एनिमल। तो बहुत ही सिंपल तरीके से अगर इस एनिमल के क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर में जाओगे तो सीधा सीधा मतलब निकालोगे कि राना टिग्रीना वो एनिमल है जो टेल लेस होता है, जो पानी और लैंड दोनों की लाइफ के लिए अडेप्टेड होता है, जिसके पास 4 लिम्स पाई जाती हैं, 2 फोर लिम्स और 2 हाइंड लिम्स जिन्हें हैंड और फीट कहा जाता है। नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम हो जाती है। नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनती है, बाद में वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। और ये एनिमल है, मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोट है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया है। तो क्लासिफिकेशन की कहानी यहां तक अगर समझ आ गई हो तो चैट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, ताकि चैट बॉक्स में आप डॉक्टर राणा के लिए केवल अगर समझ आ गया हो तो बस डॉक्टर राणा लिख करके या राणा साहब की फोटो बना करके आप मुझे बता दीजिए। क्लासिफिकेशन क्लियर है तो चैट बॉक्स के अंदर केवल डॉक्टर राणा का फोटो बना दीजिए या डॉक्टर राणा लिख दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। बोलो, बताओ। फैमिली रानीडी, राना टिग्रीना की फैमिली रानीडी है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, जितना जरूरी है उतना पढ़ा रहा हूं आपको। लिखना चाहते हैं तो फैमिली रानीडी है। गनाथोस्टोमा जॉ वाले इन्हें कहा जाता है, डिवीजन इज गनाथोस्टोमा, जबड़ों वाले वर्टिब्रेट्स। अभी नहीं पढ़ना, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, चिंता ना करो, एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन के लेवल के बारे में। अभी हमें इतना जानना बहुत जरूरी था ताकि हम ये याद कर सके कि फ्रॉग के ये जनरल कैरेक्टर्स हैं। फ्रॉग एक ड्यूअल लाइफ वाला ऑर्गेनिज्म है, ड्यूअल लाइफ वाला एनिमल है जो पानी और लैंड दोनों पे रह सकता है। पानी में वो भी सी वाटर में नहीं रहता, ये कहां रहता है? ये फ्रेश वाटर में रहता है, रिवर पॉन्ड या लेक्स के आसपास पाया जाएगा, जो है फ्रेश वाटर जिसको आप कहते हो नॉर्मली। वेरी गुड, है ना? तो फ्रॉग का ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब इसी कहानी में अगले पॉइंट पे अगर हम चलें, फ्रॉग के कुछ और पॉइंट्स को ऐड करते हैं। चलें और पढ़ें फ्रॉग के बारे में। देखो, फ्रॉग का क्लासिफिकेशन तो हमने कर लिया, फ्रॉग से रिलेटेड कुछ और बातें जैसे कि एनसीईआरटी ने भी बताया है। मैंने कहा फ्रॉग एम्फीबियन है, अडेप्टेड फॉर ड्यूअल लाइफ। लिखते चलेंगे सभी लोग, लिखते चलेंगे। फ्रॉग इज एम्फीबियन एनिमल, एम्फीबियस एनिमल विच इज अडेप्टेड फॉर ड्यूअल लाइफ। ये दोनों लाइफ के लिए अडेप्टेड है, दैट इज अपॉन लैंड, मतलब ये टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए भी अडेप्टेड होता है। इसे टेरेस्ट्रियल लाइफ कहते हैं, याद रखिएगा। लैंड पे रहने वाली लाइफ को हम टेरेस्ट्रियल लाइफ कहते हैं। और वाटर में रहने के बारे में अगर आता है, इन वाटर, फ्रेश वाटर में, तो इस लाइफ को हम एक्वेटिक लाइफ कहते हैं। तो हमारे आसपास घूमने वाला एक ऐसा जानवर जो पानी और लैंड दोनों के लिए प्रॉपर अडेप्टेड होता है, उसे कहते हैं फ्रॉग। उस फ्रॉग में आप देखेंगे ये एक पॉइकिलोथर्मल एनिमल होता है। फ्रॉग को पॉइकिलोथर्मल भी कहा जाता है। पॉइकिलोथर्मल का मतलब होता है एक ऐसा एनिमल, पॉइकिलोथर्मल का मतलब एक ऐसा एनिमल जो कोल्ड ब्लडेड होता है। कैसा होता है? इसे हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। पॉइकिलोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड, ऐसे समझे आप कि फ्रॉग नॉर्मली एक्सट्रीम वेदर्स, जब बहुत गर्मी होती है या बहुत सर्दी होती है तो फ्रॉग आपके आसपास नहीं दिखते। कहां चले जाते हैं? जाने चले जाते हैं कहां चले जाते हैं? ये विदेश यात्रा पे चले जाते हैं। या क्या ऐसा होता है कि बहुत गर्मी होती है तो शिमला चले जाते हैं और बहुत सर्दी हो जाती है तो शिमला से दिल्ली चले जाते हैं? ऐसा नहीं, फ्रॉग ये माइग्रेशन नहीं करते। जैसे बर्ड्स के बारे में आपने सुना होगा कि पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं, बहुत सारी ऐसी बर्ड्स होती हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स कही जाती हैं। मौसम के बदलने के समय बहुत सारी बर्ड्स अपना माइग्रेशन, अपना ग्रुप लेकर के एक जगह से दूसरे जगह पर माइग्रेट कर जाते हैं, बहुत दूर दूर की यात्रा करते हैं।
फिशेज में भी देखने को मिलता है ये माइग्रेशन, बट फ्रॉग ऐसा माइग्रेशन नहीं करता। फ्रॉग बहुत गर्मी में भी या बहुत सर्दी में भी आपके आसपास नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वो गड्ढों में जाकर के छिप जाता है, ऐसी जगह चला जाता है जहां तापमान, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। इसीलिए फ्रॉग को बरोइंग एनिमल भी कहा जाता है। गड्ढे बनाकर रहने वाला जानवर है, भले ही पानी में भी रह सकता है, लैंड पे भी रह सकता है, लेकिन जब सिचुएशन खतरनाक होती है, जब सिचुएशन इसके फेवर में नहीं होती है, जब बहुत गर्मी बहुत सर्दी होती है, तो ये कुछ गड्ढे बना करके जमीन में 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की गहराई में चला जाता है और वहां जाकर के ये रहना शुरू कर देता है। तब तक रहता है जब तक कि वापस फिर से फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती, जब तक वापस फिर से सुहाना मौसम नहीं आ जाता, जब तक फिर से बारिश की बूंदें नहीं गिरने लगती, जब तक फिर से बादल गरजने नहीं लगते, तब तक फ्रॉग वहीं पड़ा रहता है उन्हीं गड्ढों में। लेकिन जैसे ही बारिश होती है और गड्ढे पानी से भर जाते हैं, उन गड्ढों से वो बाहर निकल करके वापस जमीन पर आ जाता है, लैंड पर पानी में, गड्ढों में भरे हुए पानी में टरटराहट करता है अपनी प्रेमिका, अपनी मेढकिया के साथ। मेंढक दोनों साथ में एक दूसरे के कुछ दिनों तक समय बिताते हैं और फिर उनके बच्चों का जन्म होता है। फ्रॉग के पूरे जीवन को अगर आप देखेंगे तो पूरा जीवन केवल और केवल यही है, जन्म लेना, भोजन करना, बड़े होना, जनन करना, बच्चे पैदा करना और फिर वापस मर जाना, यही जीवन है। और ये देखोगे हर एनिमल का यही जीवन है, हर जानवर के जीवन में यही कहानी है। जन्म है, जनन है और मृत्यु है। जन्म है मतलब बर्थ, प्रजनन का मतलब रिप्रोडक्शन और डेथ, अपनी प्रोजनी को प्रोड्यूस करके वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ह्यूमन बींग्स एक ऐसा समझदार जानवर है जो बर्थ भी लेता है, पढ़ाई भी करता है, उसे डॉक्टर भी बनना है, उसे इंजीनियर भी बनना है, उसे सब कुछ बनना है और शादी करनी है, बच्चे पैदा करना है, वो लास्ट का गेम है। और फिर उसके बाद मृत्यु तो अटल सत्य है, मृत्यु तो होनी ही होनी है, डेथ तो होनी ही होनी है। तो ह्यूमन एक ऐसा प्राणी है जो साइंटिस्ट भी है, जो एस्ट्रोनॉट भी है, जो सोल्जर भी है, जो स्टूडेंट भी है, जो माँ बाप बहन भाई इतने सारे रिश्तों को निभाता भी है। ह्यूमन ऐसा है जो इमोशनल बिहेवियर में खोया रहता है। जानवरों में बर्थ है, रिप्रोडक्शन है और उनकी डेथ है। यही जीवन का असली महत्व है उनका। तो फ्रॉग के जीवन में भी जब हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर एक्सट्रीम समर्स में हाई होता है और बहुत सर्दियों में फ्रॉग गायब कहां हो जाते हैं, तो पॉइकिलोथर्मल, ये पॉइलोथर्मल लिख गया है गलती से, इसे सही कर लें, इसे पॉइकिलोथर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइकिलोथर्मल। क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे पॉइकिलोथर्मल। क्या लिखेंगे? पॉइकिलोथर्मल, थर्मल। और पॉइकिलोथर्मल का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स, लिखेंगे दोज एनिमल्स हु कैन नॉट मेंटेन कॉन्स्टेंट। क्या लिखेंगे? कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अपने बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते, उन्हें पॉइकिलोथर्मल कहते हैं। या फिर ऐसा लिखें, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस, दैट इज देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस according to change in temperature of surroundings, अपने आसपास के टेम्परेचर के बदलने के बाद इनके बॉडी का टेम्परेचर भी बदलने लगता है। इसीलिए बहुत गर्मी में इनके शरीर का तापमान भी बढ़ने लगता है, बहुत सर्दी में इनके शरीर का तापमान भी घटने लगता है। इसीलिए अगर जिंदा रहना है तो ये भाग जाते हैं, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर से और ठंडी से बचने के लिए छिप जाते हैं। उस कंडीशन में ये विंटर स्लीप परफॉर्म करते हैं और समर स्लीप। इनके लिए ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन से बचने के लिए दे परफॉर्म ईदर, या ऐसे लिखें, they perform winter sleep
विंटर में सो जाते हैं, स्लीप, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं, और एस्टिवेशन कहते हैं, एस्टिवेशन, जिसे समर स्लीप कहा जाता है, समर स्लीप। तो या तो ये विंटर स्लीप करते हैं या तो विंटर स्लीप या समर स्लीप। तो विंटर स्लीप का मतलब हाइबरनेशन होता है और समर स्लीप का मतलब एस्टिवेशन होता है। याद रखेंगे ये दोनों टर्म का मतलब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। व्हाट इज हाइबरनेशन, व्हाट इज एस्टिवेशन, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन क्या है, इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉग कब करते हैं ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। हाइबरनेशन जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो विंटर्स में छिप जाते हैं, और एक्सट्रीम समर्स में ये छिप जाते हैं गड्ढों में। दोनों कंडीशन में ये गड्ढों में चले जाते हैं। तो फ्रॉग इज अ बरोइंग एनिमल, ये भी लिख लीजिए, फ्रॉग एक बरोइंग एनिमल है। फ्रॉग एक बरोइंग एनिमल है, गड्ढे बना करके रहता है, और फ्रॉग में मैंने बताया पॉइकिलोथर्मल है। हम लोग कैसे हैं, हम लोग होमियोथर्मल होते हैं। हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, हमारा शरीर उसके अकॉर्डिंग ऐसा मेंटेन्ड है कि अगर गर्मी होगी बहुत ज्यादा तो हम स्वेटिंग करने लगते हैं, और सर्दी होती है तो अपने बॉडी को सिकोड़ लेते हैं। बॉडी के टेम्परेचर को वैसे भी हम रेगुलेट कर लेते हैं, हाई या लो, दोनों कंडीशन में हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, हम लोग होमियोथर्मल एनिमल हैं। फ्रॉग्स ऐसे नहीं हैं। फ्रॉग्स कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। मैंने दो बातें बताई, फ्रॉग एम्फीबियन होता है, फ्रॉग कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, इसीलिए वो छिप जाता है। फ्रॉग गड्ढे बना करके रहने वाला एनिमल होता है, बरोइंग एनिमल होता है। तो फ्रॉग जो बरोइंग एनिमल है, इसके बाद की कहानी अगर देखें, फ्रॉग में एक और कहानी ऐड करेंगे हम सभी लोग कि फ्रॉग, कहीं भी आप देखो ग्रीन ग्रासेस में, घास में अगर कहीं देखोगे तो फ्रॉग छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता आसानी से। फ्रॉग अपने आप को अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हाइड कर लेता है। तो फ्रॉग के अंदर इस एबिलिटी को हम कैमोफ्लेज कहते हैं। अगर आपने नाम सुना हो कैमोफ्लेज के बारे में, तो फ्रॉग्स कैन हाइड themselves according to background. अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड फ्रॉग अपने आप को हाइड कर लेते हैं, छिपा लेते हैं। इस एबिलिटी को हमने कहा, इस एबिलिटी को हम कहते हैं कैमोफ्लेज। इसे कैमोफ्लेज कहते हैं। कैमोफ्लेज मींस अपने आप को अपने बैकग्राउंड के हिसाब से छिपा लेना। जैसे चीते के शरीर में आपने देखा होगा, उसका जो शरीर का उसके शरीर का जो स्किन होती है, वो अपने आप को जहां वो रहते हैं, जिस लैंड एरिया में रहते हैं, उन घास के मैदानों में अपने आप को छिपा लेता है। दूर दूर तक भी अगर चीता कहीं है तो कहीं दिखाई नहीं देता आसानी से, क्योंकि उसके शरीर पे पाई जाने वाली चीजें उसको उसके बैकग्राउंड में छिपा लेती हैं। तो किसी भी एनिमल की इस एबिलिटी को, जिससे वो अपने बैकग्राउंड में अपने आप को छिपा लेता है, अपनी दीवार जो उसके आसपास है, जो घास का मैदान है, उसमें अपने आप को छिपा लेता है, किसी ट्री, किसी पेड़ की पत्तियों के बीच में अपने आप को छिपा लेता है, उसकी इस एबिलिटी को हम कहते हैं कैमोफ्लेज। लेकिन फ्रॉग में यह खास चीज केवल उसके स्किन कलर से नहीं है, फ्रॉग अपने स्किन के कलर को चेंज कर सकता है। फ्रॉग्स कैन चेंज, फ्रॉग्स कैन चेंज देयर स्किन कलरेशन, अपने स्किन के कलरेशन को चेंज कर लेता है। फ्रॉग के अंदर इस एबिलिटी को कहते हैं, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड, this is called mimicry, this is called mimicry। तो अगर असर्शन रीजन का सवाल बनाया जाए यहां से, तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं कि फ्रॉग अपने आप को हाइड कर लेता है अपने सराउंडिंग बैकग्राउंड में। असर्शन में स्टेटमेंट दिया जाए कि फ्रॉग्स कैन हाइड देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड। इस एबिलिटी को हम कहते हैं कैमोफ्लेज, अपने आप को छिपा लेना उस बैकग्राउंड में। लेकिन कोई क्वेश्चन पूछे कि ऐसा फ्रॉग कर कैसे पाते हैं,
वाई एंड हाउ, तो आप बताएंगे बिकॉज फ्रॉग्स कैन चेंज देयर कलर। फ्रॉग अपने स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं और इस एबिलिटी को हम मिमिक्री कहते हैं। जब भी कभी कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को किसी के जैसा रेजेंबलेंस शो करता है, हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता दिखे, हो सकता है अपने बैकग्राउंड से मिलता जुलता दिखे, मतलब मैं अगर किसी और की कॉपी कर लेता हूं, मैं अगर किसी के कलर की कॉपी कर लेता हूं, मैं अगर किसी की आवाज की कॉपी कर लेता हूं, तो उसे भी मिमिक्री कहते हैं। अगर मैं किसी की आवाज निकालता हूं या कोशिश करता हूं अपने नॉर्मल आवाज से किसी और की आवाज में बोलने की, तो इसे कहते हैं मिमिक्री। उसी तरह फ्रॉग अपने स्किन के कलर को अपने बैकग्राउंड के कलर में चेंज कर लेता है, इसे कहते हैं मिमिक्री। लेकिन कलर चेंज क्यों किया था? क्योंकि वो अपने आप को चाहता है कि अपने दुश्मनों से, अपने एनिमीज से बचा के रखे। तो कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि जब कभी अपने कलर को चेंज करके ऑर्गेनिज्म अपने बैकग्राउंड में अपने आप को हाइड कर ले। तो पर्पस है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज, किससे बचाने के लिए? द पर्पस इज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज। अपने दुश्मनों से अपने आप को बचाने के लिए फ्रॉग्स इस हथियार का सहारा लेते हैं। तो फ्रॉग एम्फीबियन है, फ्रॉग एक कॉर्डेट है, फ्रॉग पॉइकिलोथर्मल कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, फ्रॉग एक बरोइंग एनिमल है, फ्रॉग अपना कलर चेंज कर सकता है कैमोफ्लेज करके। फ्रॉग में कलर चेंजिंग की जो एबिलिटी होती है उसे मिमिक्री कहा जाता है। हाइड करने को, छिपाने को कैमोफ्लेज कहते हैं, और कलर चेंज की एबिलिटी में जो कलरेशन चेंजेस, जिसे प्रोटेक्टिव कलरेशन कहा जाता है, इसे हम मिमिक्री कहते हैं। किसी और की कॉपी करने को मिमिक्री कहते हैं और अपने आप को छिपाने को कैमोफ्लेज कहते हैं। अगर समझ आया हो इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो आप चैट बॉक्स में प्रेम की बारिश कर सकते हैं, दिलों की बारिश कर सकते हैं। बताएं मुझे, क्या ये पेज बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है? तो बता देंगे कि यहां तक की बात एकदम साफ समझ आई है, एकदम क्लियर समझ है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है किसी बात में। यहां तक की बात जो मैंने आपको बताई है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ऐसा आप मुझे बता सकते हैं, अपने दिलों की बारिश कर सकते हैं। बच्चा कह रहा है डाउट चेक कर लीजिए, कर लेते हैं डाउट चेक। भाई आपके ही डाउट को चेक करने के लिए तो मास्टर आया है। अरे भाई एनिमी, प्रीडेटर एनिमी भी हो सकता है। शिकारी जो होगा वो दुश्मन ही तो है मेरे बच्चे। ये शिकारी जो है ये दुश्मन ही है। कोई किसी की जान ले ले, शिकारी कहते हैं उसे, तो वो दुश्मन ही तो हुआ। बताओ, जिससे जान का खतरा वही शिकारी, और जो शिकारी है वो दुश्मन ही है। इसमें क्या कंफ्यूजन है? एनिमी लिखो या प्रेडेटर लिखो, कोई फर्क नहीं है। बरोइंग मींस गड्ढे बना के रहने वाला। बरोइंग एनिमल का मतलब गड्ढे बना के रहने वाला, गड्ढे बनाकर रहने वाला, बरोज बना के रहने वाला, अपने आसपास गड्ढे बनाता है और उन गड्ढों में रहता है। बरोइंग का मतलब हो गया कलर चेंज करने को मेटाक्रोसिस, एबिलिटी टू चेंज कलर इज कॉल्ड। ध्यान से सुने, खाली कलर चेंज किया है, खाली कलर चेंज किया है उसको कहते हैं मेटाक्रोसिस। किसी के जैसी कॉपी कर रहा है उसको कहते हैं, अरे कलर चेंज करके जब किसी की कॉपी करेगा उसको कहते हैं ये, उसको कहते हैं मेरे बच्चे frogs can change their coloration, skin coloration, this is called mimicry by resembling। क्या करता है ये? copying according, कॉपी करना according to background। अपने बैकग्राउंड की कॉपी करने को ही तो मिमिक्री बोला मैंने। एबिलिटी टू चेंज कलर में जब जाएंगे, केवल कलर चेंज करने के बारे में कोई पूछे तो उसे मेटाक्रोसिस कह सकते हो। चेंज इन कलर इज कॉल्ड मेटाक्रोसिस। मेटाक्रोसिस का मतलब समझ लें अगर, तो टर्म का ही मतलब अपने आप समझ आएगा। मेटा का मतलब होता है चेंज, मेटा का मतलब होता है चेंज, और क्रोमा का मतलब होता है कलर, क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो कोई ऑर्गेनिज्म केवल कलर चेंज कर रहा है उसे कहते हैं मेटाक्रोसिस। लेकिन जब कलर चेंज करके अपनी शरीर की कॉपी किसी और जैसी कर ले रहा है, अपने बैकग्राउंड जैसी कर ले रहा है, तो उसे कहते हैं मिमिक्री। और उसी में मैंने कहा हाइड कर रहा है, छिपा रहा है अपने आप को, दुश्मनों से बच रहा है, उसी को कहते हैं कैमोफ्लेज।
कोई कंफ्यूजन है मेरे बच्चे? कोई कंफ्यूजन है भाई मेरे? बता दो। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। रिसेंट डाउट, कैमोफ्लेज मिमिक्री में क्या डिफरेंस है बता दिया मैंने। 12th में 150 नंबर नहीं आ रहे, पीसीबी में मिलाकर आए। राणा टिग्रीना कलर चेंज करता है अकॉर्डिंग टू मौसम, नहीं, कलर चेंज अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड। मिमिक्री कैमोफ्लेज में डिफरेंस बता दिया मैंने बता दिया। कॉपी करना बैकग्राउंड से, उसे कहते हैं, बैकग्राउंड से कॉपी करना इज कॉल्ड मिमिक्री। और उस मिमिक्री से वो अपने आप को हाइड कर पा रहा है, कोई दूसरा उसे नहीं देख पा रहा है, इसे कहते हैं कैमोफ्लेज। सिंपल। हम आप नहीं देख पा रहे हैं, सिंपल। आया समझ में? हाय हाय होए होए, बोलो भाई, समझ आ गया? अब फ्रॉग की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बात होगी। फ्रॉग की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बताऊंगा। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स। फ्रॉग दिखता कैसा है? एक्सटर्नल फीचर्स। फ्रॉग दिखता कैसा है? उसके हाथ, आंख, कान, नाक, सब कुछ कैसे होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। उसका शरीर कैसा दिखता है, दिखने में कैसा होता है। तो अभी मैंने दिखाया था ना, अभी उधर दिखाया था ना। चित्र बनाओगे फ्रॉग का या सीधा? चित्र बनाने की जरूरत है आपको या सीधा चलें? बोलो, बनाए? फ्रॉग का चित्र बनाने का है? बद्दो बद्दी लिख रहा है रेड मीर। यस, आएगा है, आ गया है रिजल्ट। रिश्तेदार, फ्रॉग, बेंग, आए बेंग, ग्रीन, चित्र बनाएंगे? नो ही, आई थिंक मेरा तो सीजी बोर्ड है। अच्छा जी, नो यस, नो यस, रिजल्ट आ गया सीबीएसई बोर्ड का। वाओ, कांग्रेचुलेशंस अगर सीबीएसई का रिजल्ट आ गया तो। एक्सटर्नल फीचर्स, फ्रॉग दिखता कैसा है जरा उसको एक बार देख लेते हैं। हम अपने तरीके से देख लेते हैं, जीतू मास्टर के हिसाब से देख लेते हैं कैसा दिखता होगा। उसके बाद किताबों में तो हमने देखा ही है, सबसे सुना ही है, किताबों में देखा ही है। एक बार इधर भी देख लेते हैं। किताबों में सुना है, मास्टर ने कहा है, वो सबसे यही सुना है। सबने यही कहा है कि फ्रॉग पढ़ने वाले कभी डरते नहीं, कभी डरते नहीं। जो डरते हैं वो फ्रॉग पढ़ते नहीं। जो डरते हैं वो फ्रॉग पढ़ते नहीं। फ्रॉग पढ़ने वाले एक बार ट्राई करूंगा, बस ऐसे ही रफ डायग्राम बना रहा हूं। आप लोग चाहें तो साथ साथ में बना लेंगे। और ये उभरी हुई आंखें, थोड़ा सा कुछ चीज़ों पे ही फोकस करना है, ज़्यादा तो नहीं, कुछ चीज़ों पे ही फोकस करेंगे, अपने आप समझ आ जाएगी बातें। ये रहा फ्रॉग के चरण पादुका। ये फ्रॉग की चरण पादुका। ये दूसरा पैर हो गया, राइट और लेफ्ट लेग हो गए। यहाँ पे एक और पैर हो गया, हाथ, मतलब ये हाथ हो गया। और ये हो गए ऐसा, और फिर ऐसा, और यहाँ पर एक और हाथ बनेगा ऐसा। ये हाथ एक और बनेगा, 1 2 3 4।
यहां बनेगी इसकी प्यारी सी आंखें, ये और यहां बनेगा टिम्पैनम नाम का गड्ढा। यहां बनेगी नॉस्ट्रिल और ये होगा एक जनरल सा बॉडी में मिड लाइन है। ये ऐसा कुछ बना लेते हैं, ठीक है जी। कुछ फ्रॉग जैसा तो लगना चाहिए, लेकिन नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिए। ध्यान से सुनेंगे, कुछ समझने वाली चीजें ध्यान से समझ लेंगे। कलर भर देता हूं, ये देखिए, ये ऑलिव ग्रीन कलर का इसका आपको डॉर्सल साइड दिखाई देगा। बॉडी का हिस्सा जो बाहर से ऊपर से आप देखोगे ये ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। ये जो पीठ वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ऊपर वाला हिस्सा, इसे कहते हैं डॉर्सल साइड, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। और उसके ऊपर कुछ डार्क कलर के पैचेस होते हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो होते हैं डार्क कलर के पैचेस होते हैं मेरे बच्चों। ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये इसकी बॉडी पे डार्क कलर के पैचेस हैं। डॉर्सल साइड ऑलिव ग्रीन कलर की होती है। जो कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग है, मैं अभी उसकी बात कर रहा हूं। दुनिया में न जाने कितनी वैरायटी होंगी फ्रॉग की, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो अभी कॉमन बुल फ्रॉग, इंडियन फ्रॉग, राणा साहब की बात कर रहे हैं। अभी हम राणा साहब की बात कर रहे हैं, जिनके स्किन पर ये काले काले धब्बे पाए जाते हैं, डार्क इररेगुलर पैचेस और डार्क स्पॉट्स एट द डॉर्सल साइड, जो कि ऑलिव ग्रीन कलर की होती है। और वहीं वेंट्रल साइड अगर आप देखोगे तो वेंट्रल साइड पे आपको ये पेट वाला हिस्सा जो दिखाई देगा, ये थोड़ा पेल येलो कलर का, पीले रंग का दिखाई देता। ये देखें, ये पीले रंग का वेंट्रल साइड आपको दिखाई दे जाएगा। ये जो वेंट्रल साइड होता है, इस वेंट्रल साइड को आप पेल येलो लिख सकते हैं। तो निचला हिस्सा आपको फ्रॉग का येलो कलर का दिखेगा, डॉर्सल साइड जो होगा वो ऑलिव ग्रीन कलर का दिखाई देगा। फ्रॉग के पास 2 पैर, 2 हाथ और 2 पैर दिखाई देंगे, टेट्रापोडा होता है। फ्रॉग के पास जीभ पाई जाती है प्यारी सी। ये जो फ्रॉग शिकार पकड़ने के लिए यूज करता है, फ्रॉग की ये जो जीभ है ये बाहर निकलेली होती है। फ्रॉग की ये जो जीभ होती है ये बाहर की तरफ ऐसे, मतलब निकली नहीं, खाना खाने के लिए ये निकालता है, लेकिन इसकी जीभ देखो ऐसे 2 फोल्ड में होती है। हमारी जीभ सीधी होती है, हमारी जीभ सीधी है, लेकिन फ्रॉग की जीभ में ये बीच से ऐसे ये फटी होती है। फ्रॉग की जीभ बीच से ऐसे बाइफरकेटेड होती है। तो फ्रॉग दिखने में कुछ ऐसा दिखने वाला, जिसकी बॉडी का डिवीजन आप देखोगे तो इसे कहते हैं हेड, और बाकी हिस्सा जो दिख रहा है इसे ट्रंक कहते हैं। फ्रॉग में नेक, गर्दन, जैसे हमारी गर्दन है वैसी गर्दन नहीं होती। फ्रॉग के पास गर्दन नहीं है, फ्रॉग नेकलेस होता है। फ्रॉग नेकलेस होता है, फ्रॉग नेकलेस होता है। फ्रॉग टेललेस होता है, इसकी पूंछ भी नहीं होती, इसकी गर्दन भी नहीं होती। बॉडी का 2 डिवीजन है, हेड और ट्रंक। 2 हाथ 2 पैर दिखाई दे रहे हैं, नेक नहीं पाई जाती। और ये देखें, ये इनकी आंखें उभरी हुई होती हैं, बल्जिंग आंखें। एनसीईआरटी में लिखी है आईज बल्जेस आउटसाइड, आंखें उभरी हुई होती हैं। टंग बाइफिड होती है, 2 पार्ट में बाइफरकेटेड होती है। ये इसका 4 लिम्ब है, ये इसका हाइंड लिम्ब जिसे पैर कहते हैं। हाइंड लिम्ब जो दिख रहा है इसमें 5 उंगलियां होती हैं, 4 लिम्ब में 4 उंगलियां होती हैं। 4 फिंगर्स होती हैं, 4 उंगलियां, 4 फिंगर्स, और 5 टोज होती हैं। ध्यान रखेंगे, पैरों में 5 उंगलियां होती हैं, हाथ में केवल 4 उंगलियां होती हैं। ये 4 लिम्ब है, ये हाइंड लिम्ब है। ये जो फ्रॉग का आईज के पास जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं टिम्पैनम, इसे कहते हैं टिम्पैनम। ये ईयर ड्रम की तरह, जैसे हमारा ईयर ड्रम होता है वैसे फ्रॉग में इस स्ट्रक्चर को ईयर ड्रम जैसा ही स्ट्रक्चर माना जाता है। ये फ्रॉग की खूबसूरत आंखें हैं, और उन आंखों में आपको दिखाई देती हैं, आंखों के ऊपर
आपको दिखाई देती हैं आईलिड्स। फ्रॉग में आईलिड्स भी पाई जाती हैं। आपको दिखेगी फ्रॉग के अपर आईलिड भी होती है, फ्रॉग के लोअर आईलिड भी होती है। आप देखो ये फ्रॉग की अपर आईलिड भी है, पलकें जिन्हें कहा जाता है, ये पलकें अपर आईलिड भी होती है और लोअर आईलिड भी होती है। और इतना ही नहीं, फ्रॉग के थर्ड आईलिड भी होती है। फ्रॉग के आईज में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन नाम की थर्ड आईलिड भी पाई जाती है। ये आपको अलग से मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल ये लिख लें कि फ्रॉग के पास आईलिड भी पाई जाती है, आईज भी पाई जाती है। आईलिड भी होती है, आईज भी पाई जाती हैं। और तीन तरह की आईलिड्स होती हैं, अपर आईलिड जैसे हमारी है, लोअर आईलिड जैसे हमारी है, और फ्रॉग में एक और आईलिड होती है, थर्ड आईलिड, जो हमारे पास नहीं होती, हमारे पास वेस्टिजियल होती है। तो फ्रॉग में बॉडी कुछ ऐसी आपको जो दिखाई दे रही है, इसके जरा लेवलिंग कर लें, बाहर बाहर से दिखने वाली बॉडी, अभी इसके बारे में लिखेंगे, पहले लेवलिंग कर लें। टंग ऑफ फ्रॉग, ये क्या है? ये क्या है? टंग है। टंग ऑफ फ्रॉग जो कि बाइफिड होती है। अब कोई पूछे बाइफिड टंग कैसी होती है? बीच से फटी हुई होती है, लप लप करने वाली फटी हुई टंग। हमारी टंग बाइफिड नहीं है, भगवान ने हमारी टंग बिल्कुल बरोबर दे रखी है, ऐसी बराबर है, कहीं से कट नहीं है। फ्रॉग की टंग बीच से फटी हुई है, ऐसे समझ लो बस, यही सिंपल डिफरेंस है। तो बाइफिड टंग होती है, फ्रॉग के पास आईलिड्स पाए जाते हैं, आईलिड्स भी होती है, अपर आईलिड्स भी होती है, लोअर आईलिड भी होती है, थर्ड आईलिड भी होती है। फ्रॉग के पास बॉडी का डिवीजन दो पार्ट में है, एक होता है हेड, दूसरे को कहते हैं ट्रंक। ट्रंक क्या होता है? ध्यान से सुने, हमारा जो है ये चेस्ट वाला पार्ट, इसी चेस्ट को एब्डोमेन से मिला दो, इसी पूरे को ट्रंक कहते हैं। तो अगर कोई पूछे ट्रंक क्या होता है, तो ट्रंक कुछ नहीं, चेस्ट प्लस एब्डोमेन। अगर आपसे कोई कहे कि आपका ट्रंक कौन सा है, तो आप बताओगे हमारा चेस्ट जो होता है उसी में अगर एब्डोमेन को जोड़ दिया जाए, एब्डोमेन को जोड़ दिया जाए, तो उसी को कहते हैं ट्रंक रीजन। ये इसका क्लोएका है। फ्रॉग में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं क्लोएका। क्लोएका, एनस नहीं है, क्लोएका है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये क्लोएका क्या होता है जानते हो आप? ये कॉमन पोर, कॉमन ओपनिंग होती है तीन स्ट्रक्चर की। फ्रॉग में बहुत ही खास और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्लोएका। इस पे सवाल पूछे जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग होती है। क्लोएका क्या होती है? क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग। क्या होती है ये? कॉमन ओपनिंग फॉर किसके लिए? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ओपनिंग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग है, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग है। तो फ्रॉग की बॉडी में आप देखोगे कि ये एक क्लोएका नाम की पोर है जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी खुलता है, जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम भी कनेक्ट होता है, जिसमें इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी कनेक्ट होता है। मतलब डाइजेशन में बिना पचा हुआ फूड एनस के थ्रू जो बाहर आता है, फ्रॉग में इसी ओपनिंग से निकलता है, क्लोएका से। तो जब कभी तीन स्ट्रक्चर एक साथ खुलते हों तो उसे एनस नहीं, उसे कहते हैं क्लोएका। तो फ्रॉग में क्लोएका पाई जाती है, कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम। फ्रॉग में आईज के नीचे एक गड्ढा, एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे कहते हैं टिम्पैनम। क्योंकि फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, याद रखेंगे, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। हमारे पास एक्सटर्नल ईयर है, फ्रॉग में नहीं होता। तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ओपनिंग ऑफ ईयर, रिप्रेजेंट्स, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स the external ear opening या external opening of ear, opening of ear। फ्रॉग में ईयर की जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वो टिम्पैनम होता है। फ्रॉग के कान की ओपनिंग जो होती है वो टिम्पैनम होता है। फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। हमारे जैसे एक्सटर्नल ईयर है वैसे यहां पे
एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। फ्रॉग में नाक के इस ओपनिंग को, जैसे हमारे पास नॉस्ट्रिल होती है वैसे फ्रॉग में भी नॉस्ट्रिल्स होती है। आईज जो होती है फ्रॉग की बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, इन्हें कहते हैं आई बल्ज्ड आउटसाइड। कैसी होती है? आईज बल्ज्ड होती है, फूली हुई होती है। जब कई दिनों तक आप सोते नहीं हो, ज्यादा नींद कई दिनों से नहीं लिए होते हो, आपकी आंखों में जो फुलाव आ जाता है फ्रॉग में नेचुरली ही होता है। फ्रॉग के हेड पे आंखें जो होती हैं वो उभरी हुई होती हैं। दोनों आंखें आप देखो, ये आंखों का उभार है। ये उभरी हुई आंखें ये बताती हैं कि फ्रॉग कई वर्षों से नहीं सोया है। ये आंखें दोनों तरफ से उभरी हुई हैं, तो इस फूली हुई आंख को बल्ज्ड आई कहते हैं। हेड के दोनों ऊपर के कॉर्नर साइड पे आंखें निकली हुई दिखाई देती हैं। तो बल्ज्ड का मतलब फूली हुई आंखें, फूली हुई या उभरी हुई आंखें होती हैं। ये इसका फोर लेग होता है, इसे हम फोर लेग कहते हैं, जिसे प्यार से हैंड भी कह सकते हो, और इसे हाइंड लेग कहते हैं। हाइंड लेग होता है जिसे प्यार से हम लेग या फीट भी कह सकते हैं। तो ये फ्रॉग का हाथ है, ये फ्रॉग का पैर है। हाथ में 4 उंगलियां हैं, 4 फिंगर्स होती हैं। आप देखो 4 फिंगर्स हैं। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, पैरों में भी 5 उंगलियां हैं। फ्रॉग के हाथ में 4 उंगलियां होती हैं और पैर में 5 टोज होती हैं। हमारे पैरों में भी 5 टोज हैं, फ्रॉग में भी 5 टोज हैं। हैंड में केवल 4 उंगलियां होती हैं। हाइंड लेग मोटा, मजबूत, मस्कुलर, थिक होता है, लंबा होता है, दूर तक जंप करने में मदद करता है। आगे वाला हाथ सपोर्ट करने में मदद, चलने में मदद करता है, वॉक करने में मदद करता है। और ये दोनों हाथ अगर मिल जाएं तो फ्रॉग इन्हीं की मदद से लंबी लंबी छलांगे भी लगाता है, पानी में तैर भी सकता है, नॉर्मल वॉक भी कर सकता है। तो इनके पास लिम्स जो होती हैं, फ्रॉग की लिम्स 2 पेयर लिम्स होती हैं। 4 लिम्ब टेट्रापोडा एनिमल होता है। आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। फ्रॉग एक टेट्रापोडा एनिमल है। फ्रॉग एक टेट्रापोडा एनिमल है और फ्रॉग के लिम्स जो होती हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। फ्रॉग टेट्रापोडा है। फ्रॉग इज 4 लिम्ब्ड एनिमल। 4 लिम्ब्ड एनिमल होता है फ्रॉग। क्या है इसका? हाइंड लेग जो होता है, हाइंड लिम्ब जो होता है, इट इज मोर मस्क्यूलर एंड थिक। मस्क्यूलर होता है, लॉन्ग होता है, थिक वॉल्ड होता है, ज्यादा मसल्स होती हैं, थिक होता है, मोटा होता है, लंबा होता है, जिसकी मदद से ये काफी दूर तक की छलांग लगा लेते हैं। तो फ्रॉग इज 4 लिम्ब्ड एनिमल। हाइंड लिम्ब इज मोर मस्कुलर, लॉन्ग एंड थिक। लिम्स हेल्प इन फ्रॉग के जो लिम्स होते हैं, इनकी मदद से फ्रॉग वॉकिंग कर लेता है। वॉकिंग। फ्रॉग में स्विमिंग। एक टर्म है लीपिंग। लीपिंग भी आपने सुना होगा। वॉकिंग हो, स्विमिंग हो, लीपिंग हो या गड्ढे बनाना हो, बरोज बनाना हो, बरोइंग एनिमल होता है ये, तो गड्ढे बनाने में भी मदद करता है। मेक द बरोज। तो फ्रॉग के लिम्स में आप देखोगे वॉक करना, स्विमिंग करना, लीप का मतलब होता है उछाल लेना, उछलना। तो फ्रॉग को उछलने में मदद करता है उसका लेग्स का काम केवल स्विमिंग ही नहीं, उछलने में, वॉक करने में भी मदद करता है, गड्ढे बनाने में भी मदद करता है। 4 लेग में 4 फिंगर्स होती हैं, हाइंड लेग में 5 टोज होती हैं। और एक और खास बात बताऊं कि जो टोज होती हैं वहां पे वेब्ड डिजिट होती है। आप देखो यहां पे वेब्ड डिजिट होती है। ये जो टोज होते हैं ना, ये पैडल का काम करते हैं पानी में ये पैडल का काम करते हैं। इसे वेब्ड टोज कहते हैं। क्या कहेंगे? इन्हें हम वेब्ड टोज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेब्ड टोज।
ये सब कुछ लिखवा दूंगा मैं, अभी चित्र में दिखा रहा हूं ताकि आपको ये चित्र एकदम दिमाग में इमेजिन हो जाए कि फ्रॉग दिखता कैसा है, क्या कुछ इसके पास पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। तो फ्रॉग के इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, फ्रॉग में हेड है, ट्रंक है। ट्रंक का मतलब चेस्ट और एब्डोमेन, ये चेस्ट और एब्डोमेन मिला के ट्रंक कहा जाता है। फ्रॉग में नेक नहीं है, टेल नहीं पाई जाती। फ्रॉग में 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। हाथों में 4 उंगलियां हैं, पैर में 5 उंगलियां पाई जाती हैं। पैरों की उंगलियों के साथ साथ उसमें वेब्स पाई जाती हैं जो पानी में पैडलिंग करने में, स्विमिंग करने में काफी मदद करती है। और इसके अलावा ये दोनों हाथ और पैर मिल करके इसे जंप करने में मदद करता है, कूदने में, उछलने में, फुदकने में, जिसे हम लीपिंग कहते हैं। कभी कभी ये नॉर्मल वॉकिंग भी करता है, थोड़ा बहुत आसपास टहल भी लेता है, ये उसमें भी मदद करती है, गड्ढे बनाने में भी मदद करती हैं। तो फ्रॉग के हाथ, उसके काम किस तरीके से आते हैं हाथ पैर, वो यहां पे दिया हुआ है। आईज होती हैं उभरी हुई, यहां पे आप देखोगे आईलिड्स पाई जाती हैं, टिम्पैनम पाया जाता है, टंग पाई जाती है, नॉस्ट्रिल्स पाई जाती है ऊपरी जबड़े में। आप देखोगे जबड़े के जस्ट ऊपर वाले हिस्से में, ये इसका अपर जॉ है, इसके जस्ट ऊपर हिस्से में पोर्स होते हैं जिनके थ्रू एयर अंदर जाती है, उसे कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। तो बाहर से फ्रॉग कैसा दिखता है ये तो मैंने बता दिया, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखवा भी देता हूं, फटाफट से आप इसको नोट कर लेंगे। फ्रॉग के बारे में कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। लिखें, फ्रॉग में, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी की बात कर रहा था मैं, तो फ्रॉग में लिखेंगे फ्रॉग्स, फटाफट से लिखें। हेड, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, फ्रॉग में बॉडी इज डिवाइडेड इनटू body is divided into head and trunk। चेस्ट एब्डोमेन मिला दिया तो बन गई ट्रंक। दूसरा, नेक एंड टेल इज एंटायरली एब्सेंट, टेल भी नहीं होती एंड नेक भी नहीं होती, आर एब्सेंट। डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, डॉर्सल साइड जो बॉडी का होता है ये ऑलिव ग्रीन कलर का होता है विद डार्क इर्रेगुलर स्पॉट्स पाए जाते हैं। एंड वहीं वेंट्रल साइड जो होता है, वेंट्रल साइड पे इज पेल येलो इन कलर, पेल येलो इन कलर। फ्रॉग की जो लिम्स होते हैं, लिम्स में आप देखोगे 4 लिम्स, और दूसरा होता है हाइंड लिम्स। अभी बताया मैंने, वही लिखवा रहा हूं, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स में। 4 लिम्स में मैंने बताया कि 4 लिम्स में आपको केवल और केवल 4 उंगलियां दिख जाएंगी, ये देखिए। लेकिन वही आप हाइंड लिम्ब में देखेंगे तो आपको यहां पे 5 उंगलियां दिखाई देंगी, ये देखिए 5 उंगलियां दिखाई देती हैं हाइंड लिम्ब में। हाइंड लिम्ब को मैंने बताया कि यहां पे जाल पाया जाता है, नेटवर्क पाया जाता है, या नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो पैडलिंग के काम में आता है। इसे कहते हैं वेब्ड डिजिट्स या वेब्ड टोज। ये देखिए, ये वेब्ड डिजिट है, ये वेब्ड टोज है। तो पैरों में वेब्स पाई जाती हैं, 5 उंगलियां होती हैं। 4 लिम्स में केवल 4 उंगलियां हैं, नो वेब। लेकिन एक खास बात जो एनसीईआरटी ने लिखी है कि इसका जो पैर हो, इसके जो हाथ होते हैं, इसके हाथों में ये देखिए अंगूठा नहीं होता, थंब नहीं होता। तो उस थंब की जगह मेल फ्रॉग में एक खास, एक फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, एक पैड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो केवल मेल फ्रॉग में दिखाई देता है, फीमेल फ्रॉग में नहीं होता। और इसी से हम पहचान सकते हैं कौन मेल है, कौन फीमेल है। मेल लड़का मेंढक और लड़की मेंढकी कैसे पहचानी जाएगी?
फोर लिम्ब में, हाथ में ये फूला हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कॉप्यूलेटरी पैड कहते हैं, नूप्शियल पैड कहते हैं, एम्प्लेक्सरी पैड कहते हैं, जो केवल फोर लिम्ब में पाया जाता है, हाइंड लिम्ब में नहीं पाया जाता। जरा देखें मैंने क्या बताया, मैंने बताया ध्यान से सुने। फोर लिम्ब में 4 डिजिट्स होती हैं। फोर मतलब 4 याद रख लें, फोर में 4 डिजिट्स होती हैं और हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट्स होती हैं। मैंने बताया हाइंड लिम्ब जो होता है वो वेब्ड फीट होते हैं, यहां वेब पाई जाती है। फोर लिम्ब में वेब्स एब्सेंट होती है, वेब्स एब्सेंट होती है। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एनसीईआरटी की लाइन से कि फीट हैव वेब्स, पैरों में वेब्स पाई जाती है। कुछ बच्चे उससे कंफ्यूज रहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पैरों का मतलब हाइंड लिम्ब से रिलेटेड है, हाइंड लिम्ब को ही पैर कहा जाता है, याद रखेंगे। हाइंड लिम्ब्स को ही लेग्स कहा जाता है और फोर लिम्ब को हैंड कहा जाता है। तो हैंड में वेब्स नहीं होते, हाइंड लिम्ब्स में वेब्स होते हैं। लेकिन फोर लिम्ब जो मेल फ्रॉग्स की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेल फ्रॉग जो होता है, इन मेल फ्रॉग, लिखें इस पॉइंट को, इन मेल फ्रॉग फोर लिम्स consist copulatory पैड, जिसे हम नूप्शियल या एम्प्लेक्सरी पैड कहते हैं। नूप्शियल या एम्प्लेक्सरी पैड कहते हैं, जिसकी मदद से फ्रॉग, इन मेल फ्रॉग फोर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ कॉपुलेटरी पैड्स विच इज एब्सेंट इन फीमेल। क्या लिखेंगे? विच इज एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग। जो फीमेल फ्रॉग होती है उसमें ये पैड एब्सेंट होती है। अब आप कहोगे सर इसका काम क्या है, कुछ ये भी तो बता दो, क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है। तो आप ध्यान से सुनेंगे। एक मेल फ्रॉग जो होता है, फीमेल फ्रॉग को उसके बैक साइड से, जब ब्रीडिंग सीजन आता है ना, जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, फ्रॉग्स का ब्रीडिंग सीजन आता है, जब आपने देखा होगा बरसात के मौसम में फ्रॉग टरटराते हैं, तो कई बार एक मेंढक दूसरे मेंढक की पीठ पर बैठ जाता है। ये मान लो एक मेंढक है, ये दूसरा मेंढक ये दूसरे मेंढक के पीठ पे बैठ जाता है। ये क्या होता है? ये एक मेल और फीमेल मेंढक होते हैं। एक मेल है जो ऊपर बैठा होता है, जो दिखने में साइज में कंपैरेटिवली छोटा होता है, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में फीमेल का साइज फूल जाता है, मोटा जाती है फीमेल के शरीर में अंडे भर जाते हैं, पेट अंडों से भरा होता है, उसका एब्डोमेन फूल जाता है, तो फीमेल दिखने में बड़ी लगती है उस टाइम पे। तो फीमेल के ऊपर छोटा मेंढक मेल उसके पीठ पर बैठ जाता है और अपने उन्हीं हाथों की मदद से, वो जो फोर लिम्ब होते हैं उनकी मदद से फीमेल के एब्डोमेन को प्रेस करता है, उसे दबाता है। अपने उन्हीं हाथों की मदद से फीमेल के एब्डोमेन को दबाता है। ये फीमेल मेंढक, ये मेल मेंढक, ये मेल पीठ पे बैठ गया और अपने उन्हीं कॉपुलेटरी पैड से फीमेल के एब्डोमेन को कस के दबाता है, जिससे फीमेल के अंडे, एग्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो ब्रीडिंग सीजन के दौरान मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग की पीठ पर बैठ करके उसके एब्डोमेन को प्रेस करने के लिए जिस पैड को यूज करता है उसे कहते हैं नूप्शियल पैड या एम्प्लेक्सरी पैड। फ्रॉग में कॉपुलेशन नहीं होता, ह्यूमंस में कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, पेनिस पाया जाता है, जिससे वो अपने सीमेन को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करता है। फ्रॉग में ऐसा नहीं होता। फ्रॉग में हाथ की मदद से फ्रॉग अपने फीमेल के एब्डोमेन को दबा करके अंडों को बाहर निकलवाता है और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। फ्रॉग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी से बाहर, उसमें यह मदद करता है। इसीलिए इसको एम्प्लेक्सरी पैड, कॉपुलेटरी पैड या नूप्शियल पैड कहा जाता है, जो सूडो कॉपुलेशन कहा जाता है। याद रखेंगे, ये रियल कॉपुलेशन नहीं, सूडो कॉपुलेशन, हाफ कॉपुलेशन है, जिसमें केवल मेल फीमेल एक दूसरे से अटैच होते हैं, जुड़ते हैं और एब्डोमेन को प्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज इसका काम और नहीं है, कॉपुलेशन नहीं करता, याद रखेंगे।
कई सारे लोगों ने इंटरनेट पे गलत पढ़ा रखा है, बहुत टीचरों ने, महान महान लोगों ने गलत पढ़ा रखा है, कहा है हाथ से कॉपुलेशन करता है फ्रॉग। नहीं, हाथ से कॉपुलेशन नहीं होती। फ्रॉग केवल हाथ की मदद से फीमेल के एब्डोमेन को दबाने के लिए यूज करता है, इस पैड की मदद से। इसी को कहते हैं, ये जो पैड दिख रहा है इसी को नूप्शियल पैड या कॉपुलेटरी पैड कहा जाता है। नूप्शियल पैड विच हेल्प्स इन सूडो कॉपुलेशन, हेल्प्स इन सूडो कॉपुलेशन। ये मेल को फीमेल से डिफरेंशिएट करता है, फीमेल में ये नहीं पाया जाता। तो फोर लिम्स में नूप्शियल पैड केवल मेल में है, हाइंड लिम में वेब्स पाए जाते हैं, दोनों में मेल हो या फीमेल, ये दोनों में वेब्ड डिजिट्स पाई जाती हैं। ये वेब्ड फीट जो होता है इन बोथ मेल एंड फीमेल्स, इन बोथ मेल एंड फीमेल्स। तो ये है फ्रॉग के कुछ एक्सटर्नल फीचर्स की खास खास बातें। फ्रॉग में मेल फीमेल को आसानी से आप देख के बाहर से ही पहचान लेते हो, उसे कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। यहां तक की बात समझ में आ गई तो फिर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी एक पॉइंट ऐड करेंगे अलग से। लेकिन पहले मुझे यह बता दें, यह बिल्कुल साफ क्लियर है, एकदम समझ आ गया आपको? एकदम समझ आ गया है तो बता दीजिए। एम्प्लेक्सस के लिए, नूप्शियल पैड के लिए, फ्रॉग के वेब्ड डिजिट के लिए डॉक्टर राणा टिग्रीना इन द चैट बॉक्स। इतना समझ में आ गया है सबको? क्लियर समझ में आया है सबको? मतलब कुछ नहीं रहेगा, हर चीज ट्रांसपेरेंटली समझाई जाएगी, डिटेल में समझा दूंगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। आप मुझे बता सकते हो अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो ना समझ में आई हो, आप लिखो चैट बॉक्स में, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताओ ये चीज मुझे समझ नहीं आई। कोई भी ऐसा बता दे मुझे, कोई भी ऐसी बात जो समझ में ना आई हो आप मुझे बता दो। फुल अच्छा, सिलेबस भी खत्म होने की बात बता दे रहा हूं, दूसरे सब्जेक्ट से पहले जूलॉजी खत्म करूंगा, इसकी भी गारंटी है। फिजिक्स, बॉटनी और केमिस्ट्री के सिलेबस से पहले जूलॉजी खत्म करूंगा, ये मेरी गारंटी है। सिलेबस की आप चिंता ना करो, सिलेबस के लिए माट साहब हैं। कहोगे तो 15 फरवरी को 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन खत्म करेंगे, या फिर 31 जनवरी को टाटा बाय बाय कर देंगे सिलेबस। जनवरी खत्म होते होते आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा। पिछली बार 14 फरवरी को खत्म किया था, आप कहोगे तो आपका भी 14 फरवरी को खत्म कर दूंगा। एक एक चीज पढ़ाऊंगा, पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा। सिलेबस खत्म करने की जिम्मेदारी मास्टर साहब की है। सिलेबस मैं खत्म करूंगा, तुम मुझे अपना समय दो, तुम मुझे बस ये 1 साल दे दो। नीट में तुम्हारा हर तरह से गाइडेंस, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह के लेवल का क्वेश्चन लगाना है, चाहे उसकी गाइडेंस हो, या फिर केवल जूलॉजी में 180 आउट ऑफ 180 की गारंटी हो, डीप नॉलेज हो या सरफेस की नॉलेज हो, ऊपर तैरना हो या नीचे तैरना हो, जहां तक बोलोगे वहां तक सिलेबस भी टाइमली खत्म होगा और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाएगा। लेकिन यहां तक मुझे आप बता दीजिए, यहां तक की बात साफ साफ क्लियर समझ आई है कि नहीं? ठीक, एकदम बढ़िया, समझ आया? वाओ, बहुत बढ़िया। ये एम्प्लेक्सरी पैड सूडो कॉपुलेशन समझ में आया? ये रियल कॉपुलेशन नहीं है। फ्रॉग में कॉपुलेशन, पेनिस नहीं है, कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं है। फ्रॉग अपने हाथों का इस्तेमाल फीमेल की पीठ को केवल दबाने के लिए करता है, एब्डोमेन को दबाने के लिए करता है, अंडों को बाहर निकालने के लिए करता है, फीमेल को कस के दबा लेता है। और एक और राज की बात बताओ, किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं। राज की बात बताऊं, एक जल्दी से बताऊं। कई बार ऐसा होता है, फ्रॉग फीमेल को, देखो इधर, फ्रॉग फीमेल को जब पीठ पे उसे ऐसे पकड़ के दबाता है ना, कई बार ये दबाव इतना तगड़ा होता है, इतने प्रेशर के साथ होता है कि फीमेल की डेथ हो जाती है। कई बार फीमेल की डेथ हो जाती है, इतना दबाव हो जाता है। किसी को बताना नहीं, बोलना नहीं, हमारे आपके बीच की सीक्रेट बात है ये। आ रही बात समझ में? तो मेल फ्रॉग फीमेल के एब्डोमेन को इतना कस के प्रेस कर देता है कि फीमेल की डेथ हो जाती है। समटाइम्स, रेयरली, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है बेटा, बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा। रिप फॉर फीमेल फ्रॉग यार, रिप। एक और टर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक और लिखना था, हेडिंग लिखेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, फिर क्लास खत्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म लिखिए। क्या लिखिए? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म लिखिए। फ्रॉग में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब सेक्सेस सेपरेट होते हैं,
एज सच तो कोई चीज पहचानने के लिए होती नहीं, जैसे मेल्स ह्यूमंस में क्या होता है, पेनिस होता है, फीमेल्स में पेनिस नहीं होता है, हम देख के पहचान सकते हैं मेल कौन है फीमेल कौन है। फ्रॉग में ऐसा कुछ तो नहीं था, लेकिन फिर भी नेचर ने क्या दे दिया, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट एंड इनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे इन्हें पहचाना जा सकता है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होते हैं। मेल और फीमेल को पहचाना जाए, इसी को कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जैसे कि मैंने कहा ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन में जब इनके रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, ब्रीडिंग सीजन में, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन एब्डोमेन ऑफ फीमेल्स गेट्स एनलार्ज्ड। फीमेल का एब्डोमेन बड़ा हो जाता है, एनलार्ज्ड हो जाता है, और मेल्स हैव copulatory pad near first digit, अंगूठा नहीं पाया जाता इन लोगों में, तो फर्स्ट डिजिट के पास एक सोलेन स्ट्रक्चर, फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसे कॉपुलेटरी पैड कहते हैं, जो कि फीमेल्स में नहीं पाया जाता। और मेल्स के पास वोकल सैक भी पाए जाते हैं, एनलार्ज्ड वोकल सैक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एंड एनलार्ज्ड इन मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग्स में एनलार्ज्ड वोकल सैक पाए जाते हैं, जिसकी मदद से विच हेल्प्स इन, लिखेंगे विच हेल्प्स इन क्रॉकिंग। ये क्रॉकिंग में हेल्प करता है। अगर आपने सुना हो क्रॉकिंग के बारे में, तो इट इज क्रॉकिंग जिसे कहते हैं लाउडर साउंड, जिसे हम कहते हैं मेटिंग कॉल, इसे हम मेटिंग कॉल्स भी कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, मेल फ्रॉग जो होता है ये फीमेल को रिझाने के लिए, फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, डाउट बता देता हूं बेटा, रुक जाओ जरा, ध्यान से सुनो, डाउट अभी बताऊंगा, पहले ध्यान से सुन लो। मेल फ्रॉग जो होता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए साउंड प्रोड्यूस करता है, गाने गाता है, गीत गुनगुनाता है, टरटराता है मेंढक। तो मेंढक जो टरटराहट करता है, उस टरटराहट में, सरसराहट में, फड़फड़ाहट में मेल फ्रॉग जो गीत गाता है, जो गीत गुनगुनाता है, फीमेल को अपने प्रेम में रिझाने के लिए जो गाने सुनाता है, अट्रैक्ट करता है फीमेल को, क्रॉकिंग करता है टू अट्रैक्ट फीमेल्स। किसके लिए? टू अट्रैक्ट फीमेल पार्टनर, अपने महिला दोस्त को अट्रैक्ट करने के लिए, फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए लाउडर साउंड प्रोड्यूस करता है मेल फ्रॉग। उसी को कहते हैं मेटिंग कॉल। कैसे करता है प्रोड्यूस? क्रॉकिंग करता है भाई साहब। फ्रॉग जो है मेटिंग कॉल करके अपनी मेंढकिया को अट्रैक्ट करता है, और जब उसे अट्रैक्ट करता है तो इसकी आवाज सुने हुए बीन की उस मस्त धुन पर मस्त होकर के वो फीमेल अट्रैक्ट होती है और मेल फ्रॉग के पास जाती है। साउंड जितना लाउडर होता है फीमेल उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होती है। ध्यान से सुनेंगे, साउंड जितना लाउडर होता है फीमेल उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होती है। खुशी खुशी मेल की बाहों में चली जाती है, उसके साथ जकड़ उठती है और मेल उसे अपने आगोश में ले लेता है, अपने ग्रिप में ले लेता है और उसके एब्डोमेन को कस के प्रेस करता है अपने हाथों की मदद से। उसी को कहते हैं कॉपुलेटरी पैड। तो मेल में कॉपुलेटरी पैड है, वो मेल्स में वोकल सैक है, मेल्स में वोकल सैक है, कॉपुलेटरी पैड है और मेल क्रॉकिंग करते हैं। ये इनकी पहचान है, बड़ी आसानी से ये पहचाने जा सकते हैं।
फीमेल का एब्डोमेन बड़ा हो गया, लेकिन मेल्स ने छोटा रहते हुए भी वो बड़ा काम कर दिखाया, जिसकी वजह से इनमें प्रोजनी आगे बढ़ती है और इसी से इनका रिप्रोडक्शन डिपेंडेंट होता है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि फ्रॉग में सेक्सेस सेपरेट होते हैं और मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से ये डिफरेंट होते हैं। फ्रॉग एक लाउडर साउंड प्रोड्यूस करता है जिसे मेटिंग कॉल्स कहते हैं। बोलो, समझ आया सबको? समझ आया है तो क्यों नहीं प्रेम की बारिश हो रही है। इस प्रेम के बारिश वाले मौसम, भाई बारिश वाला मौसम इन्हें बहुत पसंद है। बारिश वाले मौसम में, प्रेम के मौसम में दिलों की बारिश क्यों नहीं हो रही है? फ्रॉग के जीवन का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है ये। इस इंपॉर्टेंट फेज को डिस्कस करते समय भी आपके हाथ दिलों की बारिश क्यों नहीं कर रहे? आपके हाथों से वो दिल वाला बटन, वो फायर वाला बटन क्यों नहीं दब रहा, जिससे इस पूरे सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड में बारिश ही बारिश हो जाए, ताकि ये मेंढक अपने गड्ढों से निकल जाएं, घरों से निकल जाएं और निकल करके आपके घरों के आसपास टरटराहट, सरसराहट, फड़फड़ाहट की आवाज निकालें, ताकि एक मेल को उसकी फीमेल और एक फीमेल को उसका मेल मिल सके। क्या आया समझ में? तो एक मेल फ्रॉग को फीमेल से पहचान सकते हैं, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। हमारा फ्रॉग जो है किस तरीके से उसके बाहर के फीचर्स दिखाई देते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा। उसके हाथ और पैर के डिफरेंस को समझा। हमने ये पढ़ा कि एक फ्रॉग दिखता कैसा है, उसकी स्किन का कलर ग्रीन और नीचे एब्डोमेन का जो पार्ट होता है, वेंट्रल साइड जो होती है, वो वेंट्रल साइड पेल येलो कलर की होती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया। मैंने फ्रॉग से संबंधित बहुत सारी बातें आपको बता दी। ये एनसीईआरटी वाला फ्रॉग है, ये एनसीईआरटी वाला फ्रॉग है। कैसा फ्रॉग है? एनसीईआरटी वाला फ्रॉग। इसे आप देख लीजिए, एनसीईआरटी वाला फ्रॉग। एनसीईआरटी वाला फ्रॉग ये है। मैंने अभी अपने हाथ से जो बनाया था वो भी ऐसा ही कुछ रहा होगा। अगर ये हेड था, ये इसका हेड था, ये इसकी आईज थी, ये फोरलिम थी, ये हाइंड लिम थी और ये इसका ट्रंक था। तो बॉडी हेड ट्रंक में डिवाइडेड है। नेक और टेल नहीं प्रेजेंट है, फोरलिम हाइंड लिम प्रेजेंट है, आईज प्रेजेंट है, ये बता दिया मैंने। एनसीईआरटी की जरा इन लाइनों को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं भाई मेरे। एनसीईआरटी की इन लाइनों को देख करके जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग ये जो है फ्रॉग, ये लैंड पे भी रह पाता है, ये लैंड पे भी रह पाता है। फ्रॉग जो है, प्यारा फ्रॉग, ये लैंड पे भी रह पाता है और फ्रेश वाटर में भी रहता है। ये देखें, इन पॉइंट्स को देखें। फ्रॉग्स कैन लिव ऑन लैंड एंड फ्रेश वाटर। लैंड और फ्रेश वाटर में भी रहता है। क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है और फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता है। क्लास एम्फीबिया फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करने वाला ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है फ्रॉग। ये हमें याद करना होगा। मेन पॉइंट है, ध्यान से देखिए। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज फाउंड इन इंडिया, इंडिया में पाई जाने वाली सबसे कॉमन स्पीशीज का नाम है राना टिग्रीना। और ये लिखा है इनका, दे डोंट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इनके बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है और ये जो है इसीलिए पॉइकिलोथर्मल कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्मल कहे जाते हैं। एनसीईआरटी है ये मेरे बच्चों। एनसीईआरटी में जो कुछ भी लिखा है वो सब आपने पढ़ लिया है। यू माइट हैव नोटिस्ड, आपने कभी नोटिस किया होगा, फ्रॉग चेंज कर सकता है अपनी कलर, चाहे वो कहीं भी रहेगा, अपने बॉडी के कलर को चेंज कर सकता है। दे हैव एबिलिटी टू चेंज द कलर, अपने आप को हाइड कर सकता है दुश्मनों से, उसे कैमोफ्लेज कहते हैं। और इस तरह की प्रोटेक्टिव कलरेशन को हम मिमिक्री कहते हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करने का इस तरह का कलरेशन मिमिक्री कहा जाता है, इसी को प्रोटेक्टिव कलरेशन कहा जाता है। लिखा है फ्रॉग हाइबरनेशन और एस्टिवेशन भी कर लेता है, समर स्लीप भी करता है, विंटर स्लीप भी करता है। समर्स और विंटर्स में नहीं दिखाई देता है क्योंकि इसके बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। बोलो, इतना समझ में आया सबको? इतना समझ में आ गया? बाकी ये भी एनसीईआरटी की रीडिंग है, आप देखें। हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग? क्या कभी आपने फ्रॉग की स्किन को टच किया है? फ्रॉग की स्किन स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है क्योंकि वहां म्यूकस पाया जाता है। मैंने आपको भी बताया था, स्किन जो होती है चिकनी होती है, म्यूकस वहां पे पाया जाता है और वो हमेशा मॉइस्ट कंडीशन को मेंटेन कर पाता है।
फ्रॉग डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी जो होती है वो ऑलिव ग्रीन होती है। डॉर्सल साइड जो होता है वो ऑलिव ग्रीन होता है, उसके ऊपर डार्क स्पॉट्स पाए जाते हैं, लेकिन वेंट्रल साइड यूनिफॉर्म पेल येलो होता है। फ्रॉग में नेक और टेल एब्सेंट होती है। फ्रॉग जो होता है उसके पास टिम्पैनम पाया जाता है, ईयर की ओपनिंग पाई जाती है, हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट्स पाई जाती है, लार्ज और मस्कुलर होती है, और 4 लिम्ब में 4 डिजिट्स पाई जाती है। फीट में वेब्ड डिजिट्स होती हैं, ध्यान रखेंगे ये वेब्ड फीट की बात हो रही है, हाइंड लिम्ब की बात हो रही है। ये वेब्ड फीट जो है वो हाइंड लिम्ब की बात है, इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे आप सभी लोग। ठीक है जी, बोलो समझ में आ गया एनसीईआरटी? सॉरी अगर मैंने आपका ज्यादा, एनसीईआरटी कर लीजिए आप, ठीक है, ये आप रीडिंग कर लीजिएगा। एनसीईआरटी जिन लोगों के पास नहीं है, आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेनी है, खुद से कर लीजिएगा। मैं अब आपको नहीं पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं। अब आप थक चुके हैं तो अब यही रहने देते हैं, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा, एनसीईआरटी की रीडिंग कर लीजिएगा एक बार, ठीक है मेरे बच्चों। एंड करें, क्वेश्चन करोगे या होमवर्क दे दूं? क्वेश्चंस होमवर्क दे देते हैं, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। जाओ रेस्ट कर लो थोड़ा, क्योंकि अगली क्लास होने वाली है, तो आप लोग रेस्ट कर लीजिए। क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूं। जो लोग मैं पीडीएफ क्लास में शेयर कर दूंगा, पीडीएफ क्लास में शेयर कर दूंगा, ये पीडीएफ आप अपने साथ लेते जाइएगा, उसे सॉल्व कर लीजिएगा। कल मैं इसका आंसर क्लास में डिस्कस करूंगा। कल की क्लास इवनिंग में होगी, कल की क्लास किसी कारणों की वजह से शायद कल की क्लास इवनिंग में होगी। एक इंफॉर्मेशन जरूरी है, इसको आप जरूर नोट कर लें। टुमारो क्लास जूलॉजी क्लास, टुमारो जूलॉजी क्लास विल बी इन इवनिंग, इवनिंग टाइम में होगी, इवनिंग टाइम में होगी। शायद 5:30 से लेकर के 7:15 के बीच में होगी। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। कल कुछ इमरजेंसी की वजह से, जरूरी काम की वजह से मुझे कहीं जाना पड़ेगा। कल हम लोग क्लास जो होगी वो इवनिंग में करेंगे। थोड़ी आपको असुविधा होगी, असुविधा के लिए मेरी तरफ से सॉरी है। ठीक है जी बेटा, ठीक है। तो कल की क्लास 5:30 से 7:15 तक होगी। कल के लिए होमवर्क मैं दे देता हूं। एक क्वेश्चन जो दिया है वो एक ये क्वेश्चन है, फ्रॉग जो है स्पीक समर और विंटर में नहीं दिखाई देते, इसके बारे में कर लेंगे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, ये 3 सवाल लगाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये 3 सवाल आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बेटा, ओके बेटा। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। कल की क्लास फिर मिलते हैं, प्यार से अच्छी अच्छी बातें करेंगे, फ्रॉग की कहानी को और विस्तार से करेंगे। कुछ बच्चों ने डाउट के लिए बोला है, मैं डाउट देख लेता हूं। रुक जाइए डाउट वाले लोग, डाउट देख लेता हूं। डाउट पूछ रहे हैं कुछ बच्चे, जरा देखते हैं क्या डाउट है। रिसेंट डाउटेंद्र कहां है, आए डाउट रिसेंट। अच्छा, अगर मेल फ्रॉग गूंगा रहा तो क्या होगा? गूंगा रहा तो फीमेल को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ना भाई, तो फीमेल किसी और के पास चली जाएगी। कितने तेजस्वी लोग हैं। मेल फ्रॉग अगर गूंगा रहा तो फीमेल किसी और के पास चली जाएगी, ये मोहब्बत की दास्तान अधूरी रह जाएगी। मेल को ऐसे ही जीवन काटना पड़ेगा भाई, ऐसे ही जीवन काटना पड़ेगा मेल को मेरे भाई। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेल और फीमेल को बाहर से ही देख के पहचान सके, सेक्सुअली आइडेंटिफाइएबल। एक लड़के को एक लड़की के सामने अगर रख दिया जाए तो जन्म के समय आप देख सकते हो लड़का है लड़की है दोनों को, ये बॉय, इट्स अ बॉय, इट्स अ बॉय बादशाह, इट्स अ गर्ल, इट्स अ गर्ल। तो लड़का है या लड़की है, लड़की है या लड़का है, इसे केवल आंखों से देख के अगर पहचान सकते हो, एक्सटर्नल फीचर्स से देख के पहचान सकते हो, तो उसे कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नर मादा को केवल देख के पहचान सके, इसे कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डाई मतलब 2, मेल फीमेल केवल देख के पहचाने जा सकते हैं, उसे कहते हैं 2।
अगर मेल फ्रॉग गूंगा हो, इसका जवाब मिल गया, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मिल गया। व्हाट इज सूडो कॉपुलेशन? एक ऐसा कॉपुलेशन जो एक्चुअल में कॉपुलेशन ना हो, केवल सूडो फॉल्स हो, बस इमेजिनेशन में हो रहा हो। एक मेल फ्रॉग एक फीमेल फ्रॉग के साथ जब जुड़ जाता है, मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग की पीठ पर जब बैठ जाता है, तो पीठ पे बैठने के बाद ये दोनों एक दूसरे से कस के हग करते हैं। गले तो नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि फीमेल की पीठ होती है और मेल का पेट होता है, उल्टा बैक साइड से हग करता है। फ्रॉग जो होता है, क्या बताऊं मैं, ये जो फ्रॉग है, ये फीमेल फ्रॉग है, इसके बैक साइड पे मेल फ्रॉग इस फीमेल फ्रॉग को कस के ऐसे पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, और इसी जकड़ने में फीमेल्स अपने एग को बाहर रिलीज कर देती है, अंडे को बाहर रिलीज कर देती है। बस इसमें कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता, कोई मेल अपने ऑर्गन मतलब इसमें कोई ऐसा इंसर्शन नहीं होता, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, पेनिस नहीं होता है इसमें। सिंपल समझो, फ्रॉग में पेनिस नहीं होता। तो मेल फ्रॉग जब फीमेल फ्रॉग के साथ जुड़ता है तो फीमेल अपने एग्स को बाहर रिलीज करती है। उस एक्ट को जब मेल फीमेल की पीठ पर बैठता है, उसी को कहते हैं सूडो कॉपुलेशन। अरे यार क्या क्या बोलते रहते हो तुम लोग। 3D सेंड कर दो। अच्छा, सेंड कर देता हूं। मेटिंग कॉल इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्स कॉल। यस बेटा, बिल्कुल सही, शाबाश बेटा। NCERT कम्युनिटी पे सेंड कर दो, कम्युनिटी पे सेंड कर दो, ठीक है। आज मैं टीम से बोल दूंगा, सेंड कर देगी, नहीं तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। नहीं टेलीग्राम पे होगा तो आपको जल्द मिल जाएगी, टेंशन ना लो, मैं कर दूंगा आपको। फैक्ट, फ्रॉग्स की आधी लाइफ तो अपने मेल जैसा है, सूडो होता है भाई। यार भाई खतरनाक। आप इतने प्यारे क्यों हो यार? मैं प्यारा तो नहीं हूं। खैर, बच्चों ने तो कह दिया कि सर से नहीं पढ़ना है, मुझे बहुत अच्छे टीचर चाहिए। तो प्यारा तो नहीं हूँ। प्यारे लोग कहाँ आजकल दुनिया में, उनका कहीं वो नहीं है। प्यारा तो नहीं हूँ। प्यारा होता तो आप लोग भी प्यार करते ना मुझसे। मैं भी प्यारा होता तो आप लोग मेरे से भी प्यार करते। राना टिग्रीना बिग साइज का होता है, स्मॉल साइज का कौन सा फ्रॉग होता है? बहुत सारे फ्रॉग हैं। जो है फ्रॉग की बहुत सारी वैरायटी है मेरे बच्चे। उसमें आपको मिल जाएगा ट्री फ्रॉग, हाइला मिल जाएगा, ट्री फ्रॉग मिल जाएगा। कई सारे ऐसे होते हैं जो लीफ के ऊपर बैठने वाले फ्रॉग होते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रॉग मिल जाएंगे। वो गैस्ट्रोथीका मिल जाएगा, मार्सुपियल फ्रॉग होता है। बस जो जरूरत है उसको हम पढ़ रहे हैं। पीपा जो है वो पीपा अमेरिकाना होता है। तो ऐसे करके कई सारे हैं फ्रॉग, मतलब या तो टोड होंगे या फ्रॉग होंगे, उन्हीं की वैरायटी होगी। फीमेल फ्रॉग की डेथ बाद मेल फ्रॉग एग, नहीं भाई, डेथ कभी कभी होती है, हमेशा नहीं होती है बेटा। हमेशा डेथ हो जाएगी तो जिंदगी खत्म है। कभी कभी, मैंने कहा सम टाइम, मैंने कहा दबाव कभी कभी इतना ज्यादा होता है, मेल कभी कभी प्रेशर इतना ज्यादा लगा देता है कि उसकी वजह से डेथ हो जाती है मेरे बच्चे। वेब्ड का मतलब उसमें जाल होते हैं, पैडल जैसा पैर होता है। ये जो हाथ दिखाई दे रहा है ना, इसमें जाल लगा दो, ऐसे जाल। तो जाल पानी में ऐसे पैडलिंग करने में मदद करता है। तो फ्रॉग के पैर जैसे बत्तख के फीट होते हैं ना, डक के जो फीट होते हैं, वैसे ही फ्रॉग के पैरों में पैडल लगी होती है ताकि वो पानी को ऐसे पीछे की तरफ धकेल सके और तैरने में वो मदद करता है। ठीक है। सूडो कॉपुलेशन का ही दूसरा नाम एम्प्लेक्सस है भाई। बस करो, हो गया। हाँ, फ्रॉग पानी नहीं पीता है, बताऊंगा कल, इसके बारे में बताऊंगा। फ्रॉग पानी पीता है कि नहीं, फ्रॉग कार्निवोर होता है, फ्रॉग इंसेक्ट खाता है, फ्रॉग के दांत होते हैं कि नहीं होते, फ्रॉग कैसे खाना खाता है, कैसे डाइजेशन करता है, कैसे रेस्पिरेशन करता है, कल फ्रॉग की फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। चलिए आज यहीं विदा लेते हैं, क्योंकि आज विदा लेने का समय हो चुका है। मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को अपना कार्यक्रम करने देते हैं। एक मेल फ्रॉग को फीमेल फ्रॉग के साथ रहने देते हैं। 24 घंटे के बाद कल मुलाकात करेंगे। वैसे कल की क्लास कल शाम को होगी। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, एनसीईआरटी पढ़ें, क्लास नोट्स पढ़ें। नीट 2026 आपका होगा। आपको बस मेहनत करते रहना है अपने आप को हर एग्जाम के लिए। पेपर इजी हो, पेपर टफ हो, पेपर टफेस्ट हो, हर लेवल का क्वेश्चन लगाने के लिए आप हमेशा तैयार रहें। जीतू दादा आपके साथ हमेशा रहने वाले हैं, हर कदम पर आपके साथ हैं, हर कदम पर, हर मोड़ पर आपके साथ हैं। बस आप अपने प्यार की बारिश करते रहिए। चैट बॉक्स में जाते जाते दिलों से नहलाते हुए जाइए, दिलों से नहलाते हुए जाइए। और खूब आप अपने जो ऐप है, पीडब्ल्यू का ऐप है, उसमें भी आप ग्रुप पे, कम्युनिटी पे मैसेज, क्वेश्चन कोई डाउट हो तो उस पे लिख के भेजिए। मैं आपके डाउट का आंसर वहां भी करूंगा।
आप वहां पे भी भेजिए, ऐप पे भी अपने डाउट्स को भेजिए। देर नहीं तो सबेर मैं उसको भी आंसर करूंगा, उसका भी डाउट मैं देखूंगा और उसके आंसर करूंगा। हम वहां भी कनेक्टेड रहेंगे, हर जगह कनेक्टेड रहेंगे, जितने तरीके होंगे हम उन तरीकों से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक, चलो भाई, मिलते हैं, बाय बाय, टाटास।